नमस्ते दोस्त, स्वागत है आपका। आज की रात हम एक बेहद कोमल, सुस्त हवा सी बहती, सुकून देने वाली कहानी सुनने जा रहे हैं। और हाँ दोस्त, क्या हमें आपका थोड़ा सा सपोर्ट मिल सकता है? आपकी तरफ से बस एक छोटा सा लाइक और एक छोटा सा कमेंट चाहिए। और अगर सच में आपको यह कहानी अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए, जिसका नाम है ठंडी की सुबह और तालाब का शोर। उसकी जमा देने वाली सुबह है। धुंध इतनी गहरी कि जैसे किसी ने पूरे गांव पर सफेद रजाई डाल दी हो। सांस से भाप निकलती है। कंबल के भीतर भी उंगलियां ठंडी पड़ रही हैं। लेकिन आज तो पूरे गांव को तालाब की ओर निकलना ही था, क्योंकि आज है वार्षिक मछली पकड़ प्रतियोगिता। और इस दिन गांव का हर छोटा बड़ा, बूढ़ा बच्चा और यहां तक कि सुस्त बैल भी थोड़ा जोश से भर उठता है। उधर एक बुजुर्ग मछुआरा कंबल कंधे पर रखे मुस्कुराते हुए कहता है, इस बार देखना, काली पसरी को पकड़े बिना वापस नहीं आऊंगा। वो वही पुरानी भारी भरकम चालाक मछली है जो सालों से हर जाल को चकमा देकर निकल जाती है, जिसे पकड़ना जैसे किसी पुराने राज को पकड़ना हो। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उन दिनों की गरमाई है जब तालाब के किनारे जमा भीड़, धीमी हंसी, भाप उड़ाती चाय और ठंडी हवा का फुसफुसाता संगीत जीवन की सबसे बड़ी खुशियों में से एक हुआ करता था। जैसे जैसे आप इस कहानी में डूबते जाएंगे, आपकी थकी हुई आंखें धीरे धीरे भारी होने लगेंगी और दिल एक अनकही सी राहत महसूस करेगा, बिल्कुल तालाब के किनारे बैठने जैसी, जहां लहरें कुछ नहीं कहती, बस आपको नींद की ओर ले जाती हैं। अगर ऐसी मीठी, नींद लाने वाली गांव की कहानियां आपको सुकून देती हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि अगली ठंडी सुबह वाली कहानी सबसे पहले आपके तक पहुंचे। अब एक छोटी सी बात, जरा बताइए, आप किस शहर और किस गांव से हमें सुन रहे हैं? और इस वक्त आपकी घड़ी में रात के कितने बजे हैं? आपका हर कमेंट, हर छोटा सा लाइक एक हल्की सी थपकी जैसा होता है, जिससे हमें एहसास होता है कि आप वहीं कहीं हैं, इस कहानी के साथ चल रहे हैं, इस नींद भरी दुनिया में हमारे साथ ही बने हुए हैं। तो चलिए, अब रोशनी थोड़ी धीमी कर लीजिए, कंबल ओढ़ लीजिए। बाहर की ठिठुरन अब और गहरी हो रही है और धीरे धीरे आंखें बंद कर लें, क्योंकि अब हम चल पड़ते हैं उस तालाब की ओर, जहां धुंध में खोए लोग अपनी किस्मत और अपनी सुबह दोनों को जाल में खोज रहे हैं। पुस की ठंडी उस सुबह कुछ ज्यादा ही झड़ी हुई थी। ऐसा लगता था मानो रात ने गांव की गलियों को सफेद चादर में लपेटकर अभी अभी छोड़ा हो। हर सांस से धुआं निकल रहा था और कदमों के नीचे जमी खड़ी मिट्टी टन टन बज रही थी। हल्की हल्की हवा चल रही थी, पर उसकी काट ऐसी कि जैसे किसी ने बर्फ की पतली सुइयां फेंक दी हो। गांव का नाम बढ़ीपुर था, छोटा सा, शांत, पत्थरीली गलियों वाला, और हर मोड़ पर किसी पुराने पीपल, चबूतरे या मिट्टी के घर की कहानी सिसकती हुई। पर आज की सुबह में कुछ अलग था। ठंड, धुंध और सुबह के सन्नाटे के बावजूद गांव जाग उठा था। कंबल ओढ़े, कोट कसकर कंधों पर गमछा डाले बुजुर्ग व नौजवान तालाब की तरफ जा रहे थे। सड़कें भले ही कम दिख रही थीं, पर आवाजों के धागे दूर तक फैल रहे थे। किसी के मुंह से भाप के साथ उत्साह का स्वर, किसी के पैर की आहट, किसी के लोहे वाले डिब्बे में गिरती चाय की छुन-छुन। क्योंकि आज था साल का सबसे प्रतीक्षित दिन, बढ़ीपुर की वार्षिक मछली पकड़ प्रतियोगिता। जिस दिन तालाब सिर्फ पानी से नहीं, उम्मीदों, दावों, पुराने हिसाबों और नई इज्जत की लड़ाई से भर जाता था। मीरा और टोपी भी उसी भीड़ में अपने दादा केदारू काका के पीछे पीछे चल रहे थे। मीरा के गाल ठंड से सुर्ख थे। मोटे ऊनी स्वेटर के ऊपर उसने अपनी दादी का पुराना भूरे रंग का शॉल डाल रखा था। हवा चलने पर उसके बालों की लट बार बार चेहरे पर आ जाती, जिससे वह शॉल की नोक से पीछे करती जाती। पीछे टोपी अपने नाम की तरह टोपी ठीक से कसता ही नहीं था। कभी कान ढक लेती, कभी एक तरफ खिसक जाती।
वो हर 5 कदम बाद मीरा से पूछता, दीदी, आज सच में काली पसरी निकलेगी ना? दादा कहते हैं कि आज वो उसको पकड़ ही लेंगे। मीरा ने धुंध में आगे बढ़ते केदारू काका की पीठ देखी। धीमी चाल, हल्का झुकाव, हाथ में पुराना बांस का डंडा। उनकी सांस भी बाकी सबकी तरह भाप बनकर उड़ रही थी, पर चाल में एक अजीब सी दृढ़ता थी। दादा जो बोलते हैं दिल से बोलते हैं, मीरा ने नरम स्वर में कहा। लेकिन काली पसरी कोई साधारण मछली नहीं है। टोपी ने आंखें फैलाकर पूछा, तो क्या वो भूत है? मीरा हंस दी। नहीं रे, पर उसके किस्से इतने पुराने हैं कि लगते भूत जैसे ही हैं। टोपी फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ। लेकिन दादा, इतने यकीन से क्यों कहते हैं कि आज पकड़ लेंगे? इतने सालों से तो नहीं पकड़ी गई ना? मीरा चुप हो गई, क्योंकि इसका जवाब सिर्फ एक आदमी जानता था, और वह आदमी उसी धुंध में कुछ कदम आगे चल रहा था। केदारू काका के चेहरे पर ठंड से कठोरता आ गई थी, पर आंखों में एक अलग चमक थी। सालों से जिसकी प्रतीक्षा थी, वह दिन आज आखिरकार उनके सामने था। उनके दाएं हाथ की उंगलियां ठंडी हवा में हल्का सा कांप रही थी, कभी उम्र से, कभी यादों से, और कभी उस बात से जिसे उन्होंने मीरा और टोपी से कभी पूरी तरह नहीं कहा। आज की प्रतियोगिता सिर्फ प्रतियोगिता नहीं थी, यह उनके जीवन का अधूरा पन्ना पूरा करने का अंतिम अवसर था। एक ऐसा पन्ना जिसे वे हर पुस की सुबह तालाब के किनारे जाकर देखते थे, पर पलट नहीं पाते थे। पीछे से बलदेव साहनी की भारी आवाज आई, अरे केदारू, आज फिर अपनी पुरानी जिद लेकर आ गए हो क्या? मीरा और टोपी दोनों ने मुड़कर देखा। बलदेव साहनी चौड़े कंधों वाला, गमछा गले में लपेटे, बड़े बड़े कदमों से चलता हुआ अपने 3 साथियों के साथ आगे बढ़ रहा था। केदारू काका रुके नहीं, बस इतना बोले, जिद नहीं बलदेव, एक वादा है अपने आप से। बलदेव हल्की मुस्कान हंसा। वादा वादा छोड़ो, यह प्रतियोगिता ताकत और दिमाग की होती है, उम्र की नहीं। तालाब किसी को तरस नहीं खाता। केदारू काका ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। धुंध में उनकी चुप्पी पहले से भारी हो गई। करीब आधा घंटा चलने के बाद धुंध के पीछे से एक हल्की सी लहराती आवाज सुनाई देने लगी। कुछ पानी में छपक छपक, कुछ दूर खड़े लोगों की बातचीत, कुछ चाय के भगोने में उठती भाप की सीटी। हम पहुंच गए। टोपी उछल पड़ा। धीरे धीरे धुंध के बीच से तालाब का विशाल फैलाव दिखाई देने लगा। पानी बिल्कुल स्थिर था, जैसे किसी ने शीशा बिछा दिया हो। कगारों पर खड़े पेड़ अपनी काली परछाई तालाब में फेंक रहे थे। ठंडी हवा पानी की सतह को हल्का सा हिलाती तो धुंध के धागे उसमें तैरने लगते। हवा में एक खास गंध थी, गीली मिट्टी, सड़ी पत्तियों, धान के सूखे भूसे और जलती लकड़ियों की मिलीजुली। एक ऐसी गंध जो सिर्फ पुस की सुबह में ही जन्म लेती है। किनारे पर सैकड़ों लोग जमा थे। कुछ प्रतियोगी अपने जाल चेक कर रहे थे, कुछ लकड़ियां जोड़कर आग ताप रहे थे, कुछ हनुमंत की चाय की दुकान पर कतार लगाए खड़े थे। हनुमंत दूर से चाय छानते हुए चिल्लाया, अरे काका, आज तो लगता है पूरा गांव ही काली पसरी पकड़ने आया है। भीड़ में हल्की हंसी फैल गई, पर केदारू काका की आंखें सिर्फ तालाब पर थीं। कुछ पल तक उन्होंने पानी को उसी तरह ताकते देखा, जैसे किसी पुराने दोस्त से बिना बोले बात कर रहे हों। तालाब में आवाजें कुछ हल्की थीं, पर उनमें पुराने किस्सों की भनक थी। हर साल यह प्रतियोगिता होती थी। हर साल नई मछलियां पकड़ी जाती थीं। हर साल कोई न कोई विजेता बनता था, पर कुछ बातें हमेशा तालाब में ही दबकर रह जाती थीं। पंडित मुकुंद एक किनारे पर खड़े होकर घंटी बजा रहे थे। मंदिर के पुराने घंटों से उठती धीमी ध्वनि तालाब की सतह पर फैलकर जैसे धुंध को भेदती हुई लोगों के कानों तक पहुंचती।
मंदिर की सीढ़ियों के पास तुलसी बुआ बैठी थी, अधखुली आंखें, कंप कंपाते हाथ, जैसे वे तालाब के भीतर छिपे किसी पुराने दृश्य को फिर से देख रही हूं। उन्होंने मीरा को देखकर धीमी आवाज में कहा, बेटी, आज का दिन आसान नहीं होगा। तालाब आज किसी की परीक्षा लेगा। किसकी, ये तो शाम बताएगी। मीरा का दिल हल्का सा दहल उठा। उसने दादा की तरफ देखा, पर दादा पहले ही आगे बढ़ चुके थे, तालाब के किनारे, अपने पसंदीदा स्थान की ओर। तालाब के पूर्वी किनारे पर एक बड़ा पीपल का पेड़ था। उसकी जड़ें पानी तक फैली थीं। उसी जड़ के पास एक छोटा सा उभार, जहां केदारू काका हमेशा बैठा करते थे। किसी और ने उस जगह को कभी हाथ नहीं लगाया था। गांव का नियम अनकहा था। वो जगह केदारू की है। केदारू काका वहां बैठ गए, अपना पुराना बांस का डंडा घुटनों पर रखा और तालाब की तरफ देखने लगे। मीरा ने पूछा, दादा, आप हर साल यही जगह क्यों चुनते हो? केदारू काका ने गहरी सांस ली। ठंडी हवा उनके शब्द के साथ भाप बनकर निकली। क्योंकि बच्ची, यही जगह है जहां मैंने पहली बार काली पसरी को देखा था। टोपी चौंक गया। आपने देखा था? सच सच? केदारू काका ने उसकी ओर देखा। हाँ, और सिर्फ देखा ही नहीं, बहुत कुछ खोया भी था उस दिन। मीरा समझ सकती थी कि दादा की आवाज दब सी क्यों हो गई। तालाब की सतह पर उस पल एक हल्की सी लहर उठी, मानो पानी ने भी उस बात को सुना हो। दूर से प्रतियोगिता शुरू होने की तैयारी की सीटी बज उठी। सीटी की आवाज ने तालाब किनारे जमा भीड़ को जैसे जगा दिया। सरजू पटेल ऊंचे चबूतरे पर खड़े होकर चिल्लाया, सभी लोग अपने अपने जाल तैयार रखें, पहली फेंक ध्यान से होगी। गलती से पहले फेंक में कोई अनहोनी हो गई तो पूरा साल बदकिस्मत माना जाता है। भीड़ में खुसुर पुसुर फैल गई। लोग अपने जाल संभालने लगे। हनुमंत चाय के गिलास भर भर कर दे रहा था। बलदेव साहनी जोर से बोला, देखते हैं आज किसकी किस्मत खुलती है। केदारू काका ने चुपचाप अपना जाल खोला। पुराना था, लेकिन उसकी गांठों में सालों की सीख बसी थी। मीरा और टोपी पास खड़े थे। मीरा ने दादा के हाथों को देखा। उंगलियां ठंड से सफेद पड़ गई थीं, पर उनमें एक अजीब सी स्थिरता भी थी। सरजू पटेल ने दूसरी सीटी बजाई। भीड़ पर अचानक सन्नाटा उतर गया। सबकी निगाहें तालाब पर थीं। ठंडी हवा, धुंध में तैरती सांसें, पीपल की धीमी सरसराहट और तालाब का स्थिर नीला चेहरा। अब सिर्फ एक ही चीज बाकी थी, पहला जाल, पहली उम्मीद, पहली लहर। केदारू काका ने जाल उठाया। उसकी गांठें उनके हाथ की उंगलियों पर हल्का सा चुभी। ठंडी हवा उनके कंधों पर किसी अदृश्य भार की तरह टिक गई। धुंध छौंटकर कुछ पल के लिए पानी की सतह साफ दिखाई दी। दूर से पंडित मुकुंद की घंटी बजी। एक धीमी, लंबी आवाज, मानो किसी पुराने आशीर्वाद या चेतावनी की तरह। केदारू ने सांस भरी। मीरा और टोपी ने उम्मीद से भरी आंखों से उन्हें देखा। तालाब ने अपनी शांत सतह पीछे हटा ली, जैसे किसी गहरी छिपी परछाई को ऊपर आने का निमंत्रण दिया हो। और केदारू काका ने पहला जाल हवा में उठाकर तालाब की ओर फेंक दिया। जाल हवा में धीमी, गोलाकार उड़ान बनाता हुआ पानी पर गिरा, एक छपाक के साथ, और तालाब के चेहरे पर पहली लहर दौड़ पड़ी। लहर कुछ पल थमी, फिर पानी की सतह अचानक बहुत हल्के पर बिल्कुल अलग अंदाज में हिली। मीरा ने फुसफुसाया, दादा, क्या ये? केदारू की आंखों में वही पुरानी चमक लौटी। हाँ बच्ची, पहली लहर कभी यूं नहीं उठती जब तक कि नीचे कोई भारी चीज ना हो। दूर से तुलसी बुआ की कांपती आवाज आई, आज तालाब किसी की कहानी बदलेगा। तालाब की सतह पर उठी वह पहली लहर जल्द ही धुंध में मिल गई, पर उसका असर भीड़ के चेहरों पर गहराई से उतर गया था।
कहीं हल्का कम अंदाजा, कहीं अनकही घबराहट, कहीं रोमांच, और कहीं वह बेचैन सी खामोशी जो सिर्फ असली प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही महसूस होती है। केदारू काका ने अपनी उंगलियां जाल की रस्सी पर कसकर बंद की। मीरा और टोपी उनकी हर हरकत को ऐसे देख रहे थे मानो तालाब की सांसें काका के हाथों से ही चल रही हों। बलदेव साहनी ने यह हलचल देखी और बिना मुस्कुराए बोले, हवा की चाल थी केदारू, इसे समझ बैठना मत कि नीचे वही है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। केदारू ने कोई जवाब न दिया। उनकी आंखों का रंग धुंध की तरह और गहरा हो गया। तालाब के पश्चिमी किनारे पर मंदिर की सीढ़ियों से पंडित मुकुंद नीचे उतरे। सफेद धोती, भूरे रंग का कंबल और माथे पर गेरुए तिलक की हल्की सी चमक जो सुबह की मटमैली रोशनी में कुछ और ही प्रतीत हो रही थी। उनके आने से भीड़ का शोर थोड़ा कम हुआ। मीरा ने टोपी का कंधा दबाकर कहा, देख, पुजारी जी आ गए, अब जरूर कुछ बोलेंगे। टोपी ने उत्सुकता से गहरी सांस ली। उसकी सांस से निकली भाप हवा में घुलकर जैसे तालाब की तरफ तैर गई। पंडित मुकुंद ने भीड़ की ओर देखते हुए शांत आवाज में कहा, जिस दिन प्रतियोगिता होती है उस दिन तालाब की कहानी सुननी ही चाहिए। आज भी सुनोगे? भीड़ ने धीमे धीमे हां कहा। कुछ लोगों ने आग के पास और करीब जाकर बैठना बेहतर समझा। कुछ ने जाल हाथ से नीचे रख दिया। कुछ ने दूर खड़े होकर भी कान पंडित की ओर लगा दिए। केदारू काका वहीं खड़े रहे, पर उनका चेहरा बता रहा था कि इस कथा से उनका रिश्ता कुछ ज्यादा गहरा है। पंडित मुकुंद की आवाज तालाब के शांत पानी से मिलकर ऐसी गूंज बना रही थी जैसे खुद तालाब अपनी इतिहास सुनाना चाहता हो। उन्होंने कहना शुरू किया, बच्चों, जवानों, बुजुर्गों, इस तालाब का नाम सोम सरोवर यूं ही नहीं पड़ा। कहते हैं कि सदियों पहले यहां सोम नक्षत्र की अमावस्या पर एक अजीब घटना हुई थी। उस अमावस्या की रात तालाब की सतह पर एक काली परछाई तैरती देखी गई थी। टोपी ने मीरा का हाथ पकड़ लिया। दीदी, वही काली पसरी? मीरा ने सिर हिलाते हुए कहा, कहानी सुन, पता चल जाएगा। पंडित मुकुंद आगे बोले, उस परछाई का आकार किसी साधारण मछली से बड़ा था। इतना बड़ा कि तालाब के आधे हिस्से में लहरों को एक साथ उठाते देखा गया। गांव के लोग डरे। कुछ लोगों ने इसे अपशकुन कहा, कुछ ने देवता का संकेत माना। पर धीरे धीरे वह परछाई गायब हो गई। फिर कई वर्षों तक तालाब सामान्य रहा, पर पुस की किसी किसी सुबह कभी कभी तालाब के पानी में वही काली आकृति झलक जाती, जैसे तालाब के अंदर कोई पुराना पहरा दे रहा हो। भीड़ में धीमी सी फुसफुसाहट फैल गई। किनारे की हवा अचानक थोड़ी भारी सी लगने लगी। पंडित मुकुंद आगे बोले, फिर एक साल यहां के एक युवा मछुआरे नरेश बिंद ने एक विशाल काली मछली को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। मछली की चमड़ी पर पसरी जैसी काली मोटी परत एक थी, कठोर, चमकती और लगभग लोहा जैसी। वही काली पसरी थी। पर जब नरेश ने उसे खींचने की कोशिश की तो जाल की रस्सी इतनी जोर से झटकी कि नरेश पानी में जा गिरा। किस्मत अच्छी थी कि उसकी जान बच गई, पर मछली फिर कभी दिखाई नहीं दी। मीरा के दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई। टोपी ने फुसफुसाया, तो क्या काली पसरी इंसानों पर हमला करती है? पंडित मुकुंद ने कहा, हमला नहीं बेटा, पर वो इतनी ताकतवर है कि किसी भी जाल, डोरी या बांस को तोड़ सकती है, किसी भी मछुआरे को चुनौती दे सकती है। और शायद इसी वजह से वो एक लोक कथा बन गई, एक रहस्य, एक डर और एक मांग जिसे पूरा करने का हक हर मछुआरा अपने भीतर महसूस करता है। पंडित मुकुंद कथा सुना रहे थे, पर मीरा बार बार दादा की ओर देख रही थी। केदारू काका की आंखों में कुछ था,
एक ऐसा भाव जो सुनते सुनते धीरे धीरे भारी होता जा रहा था, जैसे यह कहानी उन्हीं के जीवन का वो पन्ना हो जिसे उन्होंने कभी बंद नहीं किया। बलदेव साहनी भी दूर खड़ा यह सब सुन रहा था, पर उसकी भौहों में एक हल्की सी खटास थी, जैसे उसे इस कथा का कोई हिस्सा पसंद नहीं आया हो या कोई पुरानी बात चुभ गई हो। पंडित मुकुंद ने जब कथा समाप्त की तो चारों दिशाओं में हल्का सा सन्नाटा फैल गया। धुंध कुछ और गाढ़ी हो गई, हवा थोड़ी ठंडी और तालाब की सतह बिल्कुल शांत। बस एक नाम किसी अदृश्य लहर की तरह पानी के भीतर से उठकर सबके दिलों में उतर गया, काली पसरी। मीरा और टोपी जैसे ही दादा के पास लौटे, पीछे से तुलसी बुआ की खुरदरी पर उदास आवाज सुनाई दी। केदारू, कहानी तो सब सुनते हैं, पर उसका दर्द तुम्हारे अलावा कोई नहीं जानता। केदारू काका ने उनकी तरफ देखा, पर कुछ बोले नहीं। उनकी आंखों में एक क्षण के लिए वही पुराना दुख फिर चमक गया। मीरा के कानों में तुलसी बुआ के शब्द गूंजने लगे, दर्द तुम्हारे अलावा कोई नहीं जानता। टोपी ने धीमे से पूछा, दादा ने दर्द क्यों झेला होगा? क्या क्या वो भी काली पसरी के पास गए थे? मीरा कुछ कहती उससे पहले केदारू काका ने बहुत धीमी कांपती आवाज में कहा, कभी कभी बेटा तालाब सिर्फ मछलियां नहीं रखता, कुछ यादें भी छुपा लेता है। टोपी समझ न पाया, पर मीरा के दिल में कुछ गहरा उतर गया। पहली फेंक खत्म हो चुकी थी। कुछ को छोटी मोटी मछलियां मिली, कई खाली लौटे। बलदेव साहनी ने एक ठीक ठाक आकार की मछली दिखाई, जिससे भीड़ में हल्की वाहवाही हुई। हनुमंत चाय परोसते हुए बोला, अरे वाह बलदेव भैया, इस बार तो लगता है आप ही विजेता होंगे। बलदेव मुस्कुराया, पर उसकी निगाहें कहीं और थीं, सीधे केदारू काका पर। केदारू अब तक सिर्फ पानी की गहराई नापते रहे थे। उनकी उंगलियां जाल की रस्सी को धीरे धीरे सहला रही थीं, जैसे कोई सुर स्मरण कर रहा हो, जैसे उन्हें तालाब की हर लहर, हर मोड़, हर गहराई मालूम हो। मीरा ने कहा, दादा आप दूसरी फेंक में प्रयास करेंगे ना? केदारू बोले, हाँ बच्ची, पर यह तालाब है, कोई मैदान नहीं। यहां हर फेंक तकदीर से भी बड़ी होती है। धुंध गहराती जा रही थी, पानी शांत था, पर भीतर एक ऐसी हरकत थी जिसे सिर्फ तालाब और केदारू समझ पा रहे थे। ठंडी हवा ने जल की सतह को हल्का सा छुआ। दूर कहीं किसी बगुले ने पंख फड़फड़ाए। बलदेव अपने स्थान पर खड़ा जाल तैयार करता रहा। सरजू पटेल ने तीसरी सीटी की तैयारी में सीटी मुंह तक ले ली, और तभी मीरा ने पहली बार कुछ अजीब देखा। जहां पानी बिल्कुल शांत था, वहीं अचानक गोल सा कंपन उठा, मानो किसी बहुत भारी चीज ने गहरे नीचे से हल्की करवट ली हो। मीरा ने दादा का हाथ पकड़कर कहा, दादा वो देखिए पानी। केदारू ने देखा। उनकी आंखों की चमक अचानक तेज हो गई, मानो धुंध के भीतर से कोई पुरानी पहचान फिर सिर उठाने लगी हो। उन्होंने सिर्फ एक शब्द कहा, शुरू हो गया, और पीछे से सरजू पटेल की सीटी गूंज उठी, जो तीसरे दौर की शुरुआत थी, पर असल में तालाब के असली खेल की। सरजू पटेल की तीसरी सीटी तालाब के चारों ओर लहरों की तरह फैल गई। धुंध अब भी घनी थी, लेकिन तालाब के भीतर उठती हल्की सी गोल हलचल ने हवा को कुछ और भारी बना दिया था। भीड़ के चेहरे उत्साहित थे, कुछ डर और रोमांच का मिश्रण लिए हुए। हर कोई अपने जाल को कसकर पकड़ रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा स्थिर कोई था तो वह थे केदारू काका। उम्र की ठंड उनकी उंगलियों तक पहुंच चुकी थी, लेकिन उनकी आंखों की चमक, उनकी सांस की मजबूती और उनके कंधों की दृढ़ता उनके भीतर उठती किसी पुरानी जिद का इशारा थी। तीसरी सीटी के कुछ ही सेकंड बाद तालाब के दूर छोर पर फिर वही गोल कंपन उठा। इस बार मीरा और टोपी ही नहीं, बलदेव साहनी सहित कई प्रतियोगियों ने इसे साफ देखा। बलदेव ने एक लंबी सांस ली और कहा,
जो भी है बड़ा है। उसके साथ ही एकदम चुप। कुछ ने तो जाल डालने का हौसला ही खो दिया, पर केदारू काका के होंठों पर धीमी सी मुस्कान उभरी। काली पसरी, उन्होंने मन ही मन कहा। मीरा ने दादा की आंखों में पहली बार एक ऐसी चमक देखी जो जिद से भी गहरी थी, जैसे कोई दशकों पुरानी अधूरी कहानी आज पूरी होने की दहलीज पर खड़ी हो। मीरा ने दादा की उंगलियां देखी, धीरे धीरे जाल की रस्सी को सहलाते हुए। उनकी उंगलियां हल्की सी कांप रही थी, सिर्फ ठंड से नहीं, किसी बहुत पुराने भाव से। मीरा ने पूछा, दादा, आप इतने जरूरी क्यों समझते हो कि काली पसरी को आज ही पकड़ना है? केदारू काका कुछ पल चुप रहे। उनकी आंखें पानी की गहराई में डूबी हुई थीं। बच्ची, उन्होंने कहा, कुछ बातों का जवाब सिर्फ दिल में होता है, बोलने में नहीं। लेकिन मीरा को महसूस हुआ दादा कुछ छुपा रहे थे, शायद ऐसा राज जिसे वे खुद भी छूने से डरते हों। बालू की पतली परत पर बलदेव साहनी के भारी कदमों की आवाज गूंजी। वह केदारू के पास आकर खड़ा हो गया। देखो केदारू, उसकी आवाज धीमी थी पर तीखी। हर बार तुम इसी जगह से फेंकते हो और हर बार खाली लौटते हो। इस बार भी कुछ नहीं बदलेगा। केदारू ने उसकी तरफ देखा, शांत, अडिग। हर साल कुछ ना कुछ सीखता हूं बलदेव। इस साल शायद अंत पूरा हो जाए। बलदेव हंस पड़ा। अंत? कैसा अंत? काली पसरी कोई कहानी की मछली नहीं है। अगर है भी तो किस्मत से मिलेगी, जिद से नहीं। केदारू ने पहली बार थोड़ा जोर से कहा। जब दर्द पुराना हो जाता है ना बलदेव, तो जिद ही उसे सहारा देती है। बलदेव कुछ कहने ही वाला था कि तभी तालाब के बीचों बीच एक भारी धप्प जैसी आवाज गूंजी। सब चौंक गए। पानी की सतह पर एक बड़ी काली लहर उठी, चौड़ी, लहरदार, जैसे किसी ने नीचे से पानी को मुक्का मारकर उछाला हो। मीरा ने घबरा कर टोपी को अपने पास खींचा। टोपी के चेहरे पर डर और उत्साह दोनों थे। बलदेव के चेहरे का रंग बदल गया। ये क्या था? केदारू काका ने शांत स्वर में कहा। तुमने आज पहली बार उसकी असली ताकत देखी है। कुछ दूर बैठी तुलसी बुआ इस हलचल को देखकर कांपती आवाज में बोली, तालाब जाग गया है। अब कोई साधारण दिन नहीं है ये। हनुमंत, जो चाय पकौड़ी परोसते परोसते सारी अफवाहों का राजा बन चुका था, फुसफुसाया, काली पसरी है ये, पक्का वही है। लेकिन तुलसी बुआ ने उंगली उठाकर कहा, नाम लेने की भी हिम्मत मत कर लड़के। कुछ चीजें सिर्फ तालाब जानता है, और कुछ लोग जैसे केदारू उनका बोझ अपने दिल में उठाए चलते हैं। मीरा ने दादा की तरफ देखा। दादा उस वक्त बिल्कुल अलग नजर आ रहे थे। एक साधारण बूढ़े मछुआरे से कहीं ज्यादा, एक ऐसे आदमी की तरह जिसने वक्त की कई परतें गहराई में दफन कर दी हों। तीसरी सीटी के बाद प्रतियोगी अपने स्थानों पर लौट आए। कुछ डर गए, कुछ और सतर्क हो गए। लेकिन केदारू ने पहली बार अपना खास पुराना मोटी रस्सी वाला बड़ा जाल खोला। मीरा ने हैरान होकर पूछा, दादा, आप ये जाल तो कभी नहीं लाते थे? केदारू ने कहा, क्योंकि ये जाल किसी और के लिए है बच्ची। किसी और? मीरा ने पूछा। केदारू ने सिर हिलाया और एक धीमी, थकी पर दृढ़ आवाज में कहा, काली पसरी के लिए। ये जाल मैंने उसी रात बनाया था जिस रात मैंने उसे पहली बार देखा था। बलदेव चौंक गया। तुमने उसे देखा था? कब? केदारू ने कोई जवाब नहीं दिया, पर उनकी आंखें बता रही थीं। वो किस्सा उनके दिल की गहराई में जलती चिंगारी की तरह दबी थी। मीरा को अचानक समझ आया, आज दादा सिर्फ प्रतियोगिता में हिस्सा लेने नहीं आए थे। आज वे किसी अपूर्ण अध्याय को पूरा करने आए थे, किसी ऐसी बात को समाप्त करने जिसने वर्षों से उनकी नींद छीन रखी थी। धुंध थोड़ा और हट गई।
तालाब का चेहरा साफ होने लगा। पानी के भीतर गहराई में एक धीमी चौड़ी परछाई धीरे धीरे घूमती दिखाई दी। मीरा ने फुसफुसाकर कहा, दादा, वो रही। केदारू ने आंखें सिकोड़ कर देखा। उनकी उंगलियां जाल की रस्सी पर कस गईं। हाँ बच्ची, यही तो है वो। हर साल बुलाती है और मैं हर साल लौट आता हूं, लेकिन इस बार नहीं। उनकी आवाज में दर्द, सम्मान, डर और जिद चारों एक साथ थे। किसी ने पानी में जाल डाला होगा, पर अचानक तालाब के गहरे हिस्से से एक भारी गड़गड़ाहट जैसी आवाज गूंजी। सब थम गए। पानी के मध्य से एक बड़ी काली परछाई धीरे धीरे ऊपर उठी, इतनी बड़ी कि पानी की सतह तक आते आते उसके आसपास पूरा गोलाकार घेरा हिल गया। टोपी ने डर से मीरा का हाथ पकड़ लिया। दीदी, ये तो बहुत बड़ी है। मीरा का दिल तेजी से धड़क रहा था और केदारू काका, उनकी आंखों में वर्षों पुरानी चुनौती फिर जीवित हो उठी। उन्होंने धीरे से कहा, आज वो भी तैयार है और मैं भी। तालाब की सतह पर उठी काली आकृति धीरे धीरे वापस नीचे उतरी और धुंध फिर से पानी पर छा गई। तालाब के मध्य से उठी वह विशाल काली परछाई धुंध में समा तो गई थी, पर उसके बाद हवा का रंग ही बदल गया था। अभी तक लोग प्रतियोगिता को एक रोमांचक खेल मान रहे थे, लेकिन अब हर चेहरे पर एक नया सवाल था। क्या आज कुछ बड़ा होने वाला है? और उस सर्द हवा के बीच सबसे ज्यादा कांपता दिल था मीरा का। मीरा दादा के बिल्कुल पास खड़ी थी, लेकिन पहली बार उसे लगा कि दादा उससे बहुत दूर हैं। ऐसे दूर जैसे किसी और दुनिया की तरफ खींचे चले जा रहे हों। केदारू काका का चेहरा धुंध में आधा छिपा था, पर उनकी आंखों में जलती वह जिद मीरा को डराने लगी थी। मीरा ने धीमी आवाज में पूछा, दादा, आप ठीक तो हो? केदारू ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, ठीक हूं बच्ची, बस दिल कुछ पुरानी बातें याद कर रहा है। मीरा ने हिम्मत करके उनका हाथ पकड़ लिया। वह हाथ ठंडा था, लेकिन उसमें अजीब सी ताकत भी थी। दादा, उसने कांपते स्वर में कहा, काली पसरी को पकड़ना जरूरी है क्या? केदारू ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। उनकी आंखों में ठंड से भी तेज एक दर्द चमक रहा था। मीरा, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ भरने की जगह और गहरे होते जाते हैं, और जब इंसान उन्हें भर नहीं पाता तो वो एक वादा बन जाते हैं, और आज मैं उसी वादे को पूरा करने आया हूं। मीरा की सांस रुक सी गई। उसके दिल में बेचैनी की धुंध, तालाब की धुंध जैसी ही गहरी होने लगी। टोपी ने दादा के आसपास घूमते हुए पूछा, दादा, वो परछाई क्या सच में काली पसरी थी? और अगर थी तो आप उसे पकड़ लोगे ना? उसके चेहरे पर डर से ज्यादा उत्साह था। बच्चे तो किसी भी रहस्य को रोमांच मान लेते हैं। मीरा ने टोपी का हाथ पकड़ा। टोपी, दादा को तंग मत कर, ठीक है? टोपी ने हैरानी से पूछा, पर दादा तो तैयार दिख रहे हैं, डरे हुए तो नहीं लगते। मीरा मन ही मन बोली, डर दादा का नहीं, मेरा है। उसने टोपी को खुद से चिपकाते हुए कहा, हर चीज खेल नहीं होती टोपी, कभी कभी खतरा भी होता है। टोपी ने उसकी बात समझी नहीं, पर उसकी आंखों में पहला डर उभर आया। कहीं दूर पीपल के नीचे बैठी तुलसी बुआ मीरा को लगातार देख रही थी। उनकी कांपती आवाज हवा में तैरती आई, बच्ची, केदारू अपनी जिद का बोझ अकेले नहीं उठा पाएगा। मीरा पलटकर उनकी ओर देखती है। तुलसी बुआ की आंखें धुंध में चमक रही थीं, थोड़ी थकी हुई, थोड़ी डरी हुई, पर बहुत अधिक जानकार। मीरा धीरे धीरे उनके पास पहुंचती है। बुआ, दादा क्यों ऐसे बन जाते हैं जब काली पसरी की बात आती है? तुलसी बुआ ने एक लंबी भारी सांस ली। क्योंकि बच्ची, तालाब सिर्फ मछलियां नहीं रखता,
वो कुछ कहानियां भी दबा देता है। केदारू की जिंदगी की सबसे बड़ी चोट इस तालाब की गहराई में ही दबकर रह गई है। मीरा ने कांपते स्वर में पूछा, कौन सी चोट? तुलसी बुआ ने आंखें बंद कर ली। वो कहानी मैं बताऊंगी, लेकिन सही समय आने पर। अभी बस दादा को अकेला मत छोड़ना। मीरा के शरीर में जैसे बिजली सी दौड़ गई। उसने गहरी सांस ली और दादा की तरफ भागी। दूर खड़े बलदेव साहनी ये सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर खटास अब कुछ और गहरी हो गई थी। एक साथी ने उनसे कहा, भैया, केदारू आज कुछ अलग ही लग रहे हैं। बलदेव ने कड़क स्वर में कहा, वो अलग इसलिए लग रहा है क्योंकि उसके दिल में पुरानी आग फिर जल उठी है, और आग कभी कभी इंसान को अंधा भी कर देती है। फिर कुछ पल चुप रहकर बोले, और सच कहूं, उस आग में मैं भी जला हूं। उनके साथी ने आश्चर्य से पूछा, आप भी? बलदेव की आंखें कहीं बहुत दूर देखने लगीं, तालाब के उस हिस्से की ओर जहां धुंध सबसे गहरी थी। हां, तालाब ने जो मुझसे छीना है वो सिर्फ उसे नहीं पता, मुझे भी याद है। उनकी आवाज टूट गई थी। पानी के पास का सन्नाटा इस टूटे हुए वाक्य में और भारी हो गया। सरजू पटेल चबूतरे पर चढ़े। उनकी आवाज हवा में गूंजी, सुनो सभी प्रतियोगी, अब दूसरी बड़ी फेंक की बारी है। जो लोग गहराई वाले हिस्से में उतरना चाहते हैं वे सावधानी रखें। पानी के भीतर भारी हलचल देखी गई है। भीड़ का शोर अचानक धीमा हो गया। लोग एक दूसरे को देखते रह गए, लेकिन केदारू काका, उन्होंने बिना कुछ बोले जाल की रस्सी को दोनों हाथों से पकड़ लिया। मीरा ने डरते हुए कहा, दादा, गहराई वाला हिस्सा खतरनाक है। केदारू ने सिर पर हाथ फिराकर कहा, घर की दीवारें भी कभी कभी कैद कर देती हैं बच्ची। आज तालाब मुझे बुला रहा है। मीरा की आंखें नम हो गईं। वह बोली, अगर कुछ हो गया तो? केदारू ने उसकी ठंडी उंगलियां पकड़ लीं। जब जरूरी चीज सामने हो तब डर पीछे रह जाता है। भीड़ आगे बढ़ रही थी। ज्यादातर लोग किनारे के पास ही रह गए। बहादुर या पागल, जो भी कहो, केदारू काका गहराई की तरफ बढ़ने लगे। मीरा और टोपी पीछे पीछे चल रहे थे, लेकिन मीरा का दिल हर कदम के साथ भारी होता जा रहा था। अचानक वह रुक गई। उसने दादा की पीठ को देखा, ठंड में कांपती, पर दर्द और जिद में जलती हुई। मीरा ने खुद से पूछा, क्या मैं दादा को यह करने दूं? क्या मैं उन्हें उनकी जिद में खुद को खोने दे दूं? या मैं उन्हें रोक दूं, भले ही वह नाराज हो जाए? तालाब शांत था, लेकिन उसके नीचे कुछ बड़ा करवटें ले रहा था, और मीरा का दिल दो हिस्सों में बंट रहा था। एक हिस्सा कहता, दादा का साथ दो। दूसरा हिस्सा, दादा को बचाओ। फिर अचानक तालाब के मध्य से एक गहरी गर्जन जैसी सी कंपन उठी। पानी ऊपर तक कांप गया। बहुतों के हाथों से जाल गिर गए। कुछ लोग पीछे हट गए। कुछ ने जय महादेव चिल्लाया, और मीरा ने दादा का हाथ पकड़कर कहा, दादा, मैं आपको अकेला नहीं जाने दूंगी। केदारू काका कुछ पल के लिए ठिठक गए। उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, तो आओ, आज हम दोनों मिलकर वक्त से अपना हिसाब मांगते हैं। तालाब की हवा में एक नई लहर उठी, जैसे कहानी अब अपनी असली राह पकड़ने वाली हो। धुंध और गहरी हो गई थी। आसमान का रंग ऐसा लग रहा था मानो सूरज कहीं दूर बैठा सब देख रहा हो, लेकिन सामने आने से डर रहा हो। तालाब की सतह अब तक शांत थी, पर नीचे उठती कुछ गूंजती हलचल हर पल किसी बड़े खुलासे की तरह ऊपर आने को तैयार थी। केदारू काका गहराई वाले हिस्से की ओर जाने लगे, और मीरा उनके बिल्कुल साथ। टोपी उनके पीछे पीछे कदम बढ़ा रहा था, पर उसके छोटे पैर ठंड में कांप रहे थे। बलदेव साहनी दूर से देख रहा था। आंखों में पुरानी चुभन, अधूरी खींच और किसी ऐसे दर्द की छाया जिसका आज तक उपचार नहीं मिला।
तुलसी बुआ पीपल की जड़ों के पास बैठी इस धुंध में सबसे साफ देख पा रही थी, क्योंकि कुछ दर्द, कुछ किस्से, कुछ रहस्य उनकी आंखों की झुर्रियों में भी छुपे हुए थे। और तभी मीरा ने दादा से पूछा, वह सवाल जिसे सालों ने दबाया था, पर इस सुबह की हवा ने फिर उछाल दिया। दादा। मीरा की आवाज धीमी थी, पर उसमें एक ऐसी तीखी पुकार थी जिसे कोई भी दादा अनसुना नहीं कर सकता। आप हर साल यहां आते हो, हर साल काली पसरी की तरफ देखते हो, हर साल जाल फेंकते हो, लेकिन आज आपने कहा कि आपने कुछ खोया था। दादा, क्या खोया था आपने? केदारू काका का कदम एकदम रुक गया। उनकी सांस कुछ भारी हुई। आंखों में धुंध से भी गहरा कोई साया उतर आया। टोपी ने भी घबरा कर पूछा, दादा, क्या हुआ था उस रात? केदारू ने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया। उनकी आंखें पानी की सतह पर टिक गईं, जैसे वह सतह किसी पुरानी तस्वीर का पर्दा हो, जिसे बस हटाने की देर हो। केदारू ने गहरी सांस ली। उनकी आवाज धीमी, भारी और टूटती हुई थी। मीरा, टोपी, वो रात थी पुस की ही, पर आज से 20 साल पहले की। मैं, बलदेव और तुम्हारे दादी के छोटे भाई शंभू, तीनों मछलियां पकड़ने निकले थे। मीरा की आंखें फैल गईं। शंभू मामा उसके लिए एक धुंधली, भूली हुई तस्वीर थी, जिसके बारे में बस इतना पता था कि वह कम उम्र में चल बसे थे। केदारू की आवाज और भारी हो गई। उस रात धुंध उतनी ही गहरी थी जितनी आज है। हमने तालाब के गहरे हिस्से में जाल फेंका। पहली बार किसी जाल ने इतना भारी झटका दिया था कि हमारे हाथ सुन्न हो गए। बलदेव बोला, यह जरूर वही है, वही जिसे लोग काली पसरी कहते हैं। शंभू खुश था। उसने कहा, आज इतिहास बना देंगे काका। पर इतिहास बनना था या इतिहास बिगड़ना था, हमें पता नहीं था। केदारू की आंखें अचानक नम हो गईं। मीरा ने कांपते हाथों से उनका कंधा पकड़ा। टोपी अपने होंठ काट रहा था। जैसे ही जाल पानी से ऊपर उठाने लगे, अचानक नीचे से एक ऐसा झटका लगा जैसे कोई पहाड़ी चट्टान टूटकर उछली हो। जाल फट गया, रस्सी उछली, नाव हिल गई और शंभू पानी में गिर पड़ा। मीरा ने अपना मुंह ढक लिया। टोपी जोर से दादा से चिपक गया। केदारू की आवाज टूटने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। वह चिल्लाया, काका बचाइए! पर पानी का खिंचाव, मीरा, वह खिंचाव इंसान को नहीं छोड़ता। मैं लगभग गिर ही पड़ा था जब बलदेव ने मुझे पकड़ा। शंभू को हमने आखिरी बार तालाब की गहराई में किसी काली परछाई के पीछे गायब होते देखा था। मीरा के आंसू टपक गए। टोपी ने रोते हुए पूछा, दादा, आपने किसी को बताया क्यों नहीं? केदारू की आवाज भारी सी हो गई। हमने बताया था, पर किसी ने विश्वास नहीं किया। लोगों ने कहा, धुंध में नजरें धोखा देती हैं। कुछ बोले नाव उलट गई होगी, और कुछ बोले नदी की धारा खींच ले गई होगी। पर हम तीनों जानते थे कि शंभू को किसने खींचा। उन्होंने तालाब को देखते हुए कहा। काली पसरी ने। दूर खड़े बलदेव साहनी के चेहरे पर कड़वाहट की जगह अब सिर्फ दर्द रह गया था। वह धीरे धीरे केदारू के पास आया। उसकी आवाज धीमी, रुंधी हुई थी। केदारू, उस रात का गम सिर्फ तुम्हारा नहीं है। मैं भी था वहां। मैं भी आज तक सो नहीं पाया। लेकिन फर्क यह है कि तुमने उस रात से जिद ली और मैंने डर। मीरा ने पहली बार बलदेव की आंखों में इंसान का दर्द देखा। प्रतिद्वंद्वी नहीं, टूटा हुआ दोस्त। बलदेव बोला, तुम काली पसरी को पकड़ना चाहते थे ताकि शंभू की आत्मा को शांति मिले, और मैं तालाब के पास भी नहीं आना चाहता था। आज जो मैं तुमसे भिड़ता हूं वह नफरत नहीं है केदारू, वह डर है।
धुंध में दोनों बूढ़े मछुआरों की आंखों में एक ही दर्द चमक रहा था। 20 साल पुराना, पानी में छिपा हुआ, अधूरा। तुलसी बुआ के पास एक कुत्ता आकर बैठ गया था, सफेद, दुबला, ठंड से कांपता हुआ। उन्होंने मीरा की ओर देखकर कहा, अब जान गई ना बच्ची, क्यों तुम्हारे दादा हर साल यहां आते हैं? क्यों उनकी आंखों में काली पसरी नहीं, शंभू की छाया तैरती रहती है? मीरा ने आंसू पोंछते हुए पूछा। बुआ, क्या काली पसरी ने शंभू को मार दिया था? तुलसी बुआ ने धुंध की तरफ देखते हुए कहा, नहीं बेटी, मछलियां मारती नहीं, पर तालाब कभी कभी अपना हक ले लेता है। यह वाक्य हवा में तैर गया। मीरा कांप उठी। केदारू ने अपना जाल उठाया। उसमें वह भारीपन था जो 20 साल से उनके दिल में था। उन्होंने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मैं आज यह कहानी वहीं खत्म करूंगा जहां से शुरू हुई थी। अगर काली पसरी है, अगर उस रात की गहराई में कुछ छुपा है, तो आज मैं उसे सामने लाकर रहूंगा। बलदेव आगे बढ़ा। उसके कंधे डीले थे, पर आंखें नम। अगर तुम आज फिर वही जाल फेंकोगे तो मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। केदारू ने उसकी ओर देखा, चुपचाप, सम्मान के साथ। मीरा ने दोनों की ओर देखा। दो बूढ़े दोस्त, दोनों के दिलों में एक ही घाव, एक ही डर, एक ही उम्मीद। और तभी तालाब के बीच अचानक एक बहुत भारी, बहुत गहरी, बहुत धीमी गड़गड़ाहट उठी। पानी की सतह गोलाई में फटने लगी। लहरें चारों दिशाओं से टूटकर एक जगह मिलने लगी। धुंध ऊपर उठ गई, जैसे कुछ बहुत बड़ा गहराई से सतह पर आना चाहता हो। मीरा ने दादा का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। केदारू ने फुसफुसाकर कहा, शंभू, आज मैं आया हूं। और तालाब की सतह अचानक एक बड़े विस्फोट जैसी लहर से हिल गई। तालाब की सतह पर उठी उस भारी गोलाकार लहर ने पूरा माहौल अचानक बदल दिया था। ठंडी हवा पहले भी थी, धुंध भी थी, लेकिन अब हवा में डर का वजन शामिल हो गया था। सरजू पटेल, जो अभी तक आत्मविश्वास के साथ प्रतियोगिता की सीटियां बजा रहे थे, अब उनकी गले की खांसी थम नहीं रही थी। उनके हाथ कांप गए और भीड़ की ओर देखते हुए बोले, सब लोग सावधान रहें, पानी की हलचल असामान्य है। पर यह चेतावनी कुछ देर से आई थी। तालाब अब सोया हुआ नहीं था, वह जाग चुका था। और केदारू काका सालों से इस पल का इंतजार कर रहे थे। मीरा ने दादा का हाथ पकड़ा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें तालाब पर टिकी थीं, जैसे वह पहली बार पानी को जीवित होते देख रही हो। टोपी ने हकबकाकर पूछा, दीदी, क्या काली पसरी ऊपर आ रही है? मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। उसका दिल कह रहा था, हां, कुछ बहुत बड़ा आने वाला है, लेकिन बुद्धि कह रही थी, नहीं, यह सिर्फ लहर है, बस लहर। तुलसी बुआ दूर से ही चीख पड़ी, केदारू, वक्त बदल रहा है, जो करने आए हो सावधानी से करना। उनकी आवाज में दहशत थी। उनका पूरा शरीर कांप रहा था। तालाब के पास बैठे बगुले अचानक एक साथ उड़ान भरकर आकाश में चले गए, जैसे उन्हें भी कोई अशुभ संकेत मिला हो। बलदेव साहनी धीरे धीरे आगे बढ़े। उनकी आंखों में कोई पुरानी याद अंदर से उबल रही थी। केदारू, अगर आज वही रात फिर दोहराई गई तो क्या तुम खुद को संभाल पाओगे? केदारू ने बिना मुड़े कहा, 20 साल की आग आज बुझ जाएगी बलदेव, या मैं खुद उसमें खाक हो जाऊंगा। बलदेव का स्वर भारी पड़ा। मैंने भी शंभू को खोया था, पर उससे ज्यादा मैंने अपनी हिम्मत खो दी थी। आज अगर तुम गहराई में उतरोगे तो मैं भी साथ जाऊंगा। यह सुनकर मीरा चौंकी। बलदेव, जो हमेशा दादा से भिड़ते थे, अब साथ जाने की बात कर रहे थे। पर यही तो दुख का असर होता है। वह पुराने दुश्मनों को भी एक ही दर्द से बांध देता है। सरजू पटेल ने चौथी सीटी बजाई। आवाज इस बार लड़खड़ा रही थी। उन्होंने घोषणा की, प्रतियोगिता जारी है,
लेकिन जो लोग डर रहे हों वो किनारे पर आ जाएं। गहराई में सिर्फ वही जाए जिसमें हिम्मत हो। भीड़ में हलचल बढ़ गई। कुछ लोग पीछे हट गए, कुछ झोपड़ी की तरफ चले गए, कुछ चाय की दुकान पर जाकर बैठ गए। लेकिन 3 लोग वहीं खड़े रहे, केदारू, बलदेव और मीरा। टोपी लगभग रोने लगता है। दीदी, घर चलते हैं ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मीरा ने उसके सिर पर हाथ फिराया। डरना मत टोपी, मैं यहीं हूं। लेकिन अपने ही दिल की धड़कन मीरा को धोखा नहीं दे पा रही थी। वह भी डर रही थी, बहुत ज्यादा। मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े पंडित मुकुंद आंखें बंद किए हुए मंत्र पढ़ रहे थे। उनका चेहरा गंभीर और चिंतित था। अचानक उन्होंने आंखें खोली और बुलंद स्वर में कहा, तालाब का देव जागा हुआ है। यह सिर्फ मछली पकड़ने का दिन नहीं, बल्कि परीक्षा का दिन है। जो उतरेगा वह वापस भी आएगा, यह जरूरी नहीं। भीड़ में खलबली मच गई। कुछ लोगों ने हाथ जोड़ लिए, कुछ ने पीछे हटकर दूरी बना ली। लेकिन केदारू काका की आंखों में एक चमक थी, मानो देवता की चेतावनी भी उन्हें रोकेगी नहीं। केदारू ने अपने जाल को खोला। वह बाकी सब जालों से अलग था। भारी मोटी रस्सियों वाला, मजबूत गांठों वाला और कुछ पुरानी धुंधली लाल सिंदूरी धब्बों वाला। मीरा ने डरते हुए पूछा, दादा, इसमें लाल निशान? केदारू की आवाज भर्रा गई। ये उस रात की यादें हैं। बलदेव ने गहरी सांस ली। कभी कभी जाल भी इंसान के पाप और दुख को अपने धागों में बांध लेता है। तुलसी बुआ ने दूर से कहा, आज वही जाल भविष्य बदल सकता है, यह सब कुछ खत्म कर सकता है। केदारू और बलदेव गहराई वाले हिस्से की ओर बढ़े। मीरा 2 कदम पीछे रह गई, डर और हिम्मत के बीच फंसी हुई। अचानक तालाब के बीच एक बहुत तीव्र कंपन उठा। पानी ऊपर तक कांप गया। लहरों ने किनारे तक आकर कंबलों में छिपे लोगों के पैरों को भिगो दिया। कोई चिल्लाया, अरे बाप रे, इतना बड़ा क्या घूम रहा है नीचे? किसी ने कहा, यह साधारण मछली नहीं है, यह तो राक्षस है। तालाब की सतह पर एक विशाल लंबा काला साया धीरे धीरे घूमने लगा। उसका आकार किसी नाव जितना बड़ा था। मीरा ने चीख कर कहा, दादा! केदारू ने जाल दोनों हाथों से पकड़ लिया। उनकी आंखों में जिद जल रही थी। शंभू, आज मैं तैयार हूं। और अगले ही पल तालाब के बीच से एक भारी गरजती लहर ऊपर उठी, इतनी भारी कि कई प्रतियोगी पीछे गिर गए। कुछ की चप्पलें पानी में बह गईं, कुछ के हाथों से जाल छूट गया। यह पहला संकेत था कि काली पसरी अब केवल छाया नहीं रही, वह सतह के करीब थी, बहुत करीब। केदारू काका ने सांस रोकी। हवा ठंडी थी, पर उनके माथे पर पसीना चमक रहा था। उन्होंने जाल को ऊपर उठाया। बलदेव ने रस्सी थाम ली। मीरा ने हाथ जोड़े। टोपी रोने लगा। तुलसी बुआ आंखें बंद कर प्रार्थना करने लगी। पंडित मुकुंद ने मंत्र पढ़ना तेज कर दिया। सरजू पटेल सांस रोककर खड़े हो गए। और फिर केदारू काका ने 20 साल पुराना जाल पहली बार पूरी शक्ति से तालाब के गहरे हिस्से में फेंक दिया। जाल हवा में घूमता हुआ एक विशाल छाया पर गिरा। पानी ने उसको ऐसे निगल लिया जैसे कोई दबी हुई कहानी अपना आखिरी अध्याय खोलने को तैयार हो। अब तालाब चुप नहीं था, अब वह जवाब देने वाला था। जैसे ही केदारू काका का भारी जाल तालाब की गहराई में डूबा, हवा की नमी और भी कड़वी हो गई, मानो पूरा तालाब उस जाल के साथ ही सांस लेने लगा हो। पानी की सतह पर उठती हल्की लहरें धीरे धीरे चौड़ी होने लगीं और आसपास खड़े गांव वालों की आंखों में डर और उत्सुकता का मिश्रित कंपन स्पष्ट महसूस हो रहा था। और इन सब के बीच एक व्यक्ति सबसे ज्यादा बेचैन था, बलदेव साहनी। बलदेव साहनी आंखें जाल की दिशा में गड़ाए बिल्कुल स्थिर खड़े थे। उनके साथियों ने कहा, भैया, ये जाल बड़ा खतरनाक है, हमें इतना अंदर नहीं जाना चाहिए।
लेकिन बलदेव ने हाथ उठाकर उन्हें चुप करा दिया। आज पीछे हटने का सवाल ही नहीं। उनकी आवाज रूखी थी, लेकिन उस रुखाई के पीछे कोमल दर्द की एक परत थी जिसे आज तक किसी ने छुआ नहीं था। मीरा धीरे धीरे उनके पास आई। उसने पहली बार बलदेव के चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि एक भारी पछतावा देखा। चाचा, मीरा ने धीरे कहा, दादा कह रहे थे आप भी उस रात। बलदेव ने आंखें बंद कर ली। हां मीरा, मैं भी वहां था। अगर मैं शंभू को थाम लेता, अगर मैं एक सेकंड और हिम्मत दिखा पाता, तो शायद वो आज जीवित होता। मीरा ने धीरे से कहा, दादा कहते हैं वो आपकी गलती नहीं थी। बलदेव की आंखें चमक उठी। गलती किसकी थी मीरा? तालाब की, किस्मत की, या मेरी और केदारू की ना समझी की? वह आगे बोला, बस एक बात समझ ले, आज अगर केदारू उस गहराई में जाएगा तो मैं उसे अकेले नहीं जाने दूंगा। उस पल पहली बार बलदेव साहनी प्रतिद्वंद्वी नहीं, केदारू का अधूरा साथी लगने लगा। जैसे ही जाल पानी में गहराई तक पहुंच गया, अचानक पानी की सतह भारी झटके के साथ कांप उठी। रस्सी ऐसे हिली जैसे किसी विशाल प्राणी ने नीचे से पकड़कर उसे खींचा हो। टोपी चीख पड़ा, दीदी, जाल खींच रहा है। बलदेव तुरंत रस्सी पकड़ने दौड़े। उनकी शक्ति उम्र के बावजूद आज भी किसी जवान जैसी थी। केदारू ने रस्सी कसकर पकड़ ली। बलदेव, धीरे, उसे ऊपर मत खींचना अभी। बलदेव गरजे, अगर हमने अभी हाथ छोड़ा तो जाल टूट जाएगा। मीरा रो पड़ी, दादा क्या नीचे वही है? केदारू की आंखें जल उठी। हां बच्ची, काली पसरी आज खेल नहीं खेल रही, आज वो सामने है। तालाब की सतह पर एक गहरी लंबी काली आकृति धीरे धीरे घूमने लगी। इतनी विशाल कि किनारे खड़ी महिलाएं पीछे हट गईं और बच्चे अपने पिता की टांग पकड़ ढाकर खड़े हो गए। हनुमंत अपनी चाय की दुकान से सब कुछ देख रहा था। उसने घबराकर चिल्लाया, अरे सुनो, ये काली पसरी नहीं, ये तो लगता है तालाब का राजा है। जो लोग कहते थे कि ये कहानी है, आज सब गलत साबित हो रहा है। चाय पीते बूढ़े कंबल कसकर बोले, राम बचाए, ऐसी बड़ी मछली तो हमने कभी नहीं देखी। एक ने कहा, ये नदियों में होती है, तालाब में नहीं। दूसरे ने कहा, ये मछली नहीं, संकेत है, आज कुछ होगा। हनुमंत ने डर से कांपते गिलास को गिरा दिया। अगर ये सचमुच काली पसरी है तो आज बढ़ईपुर की कहानी बदल जाएगी। तुलसी बुआ पीपल के नीचे बैठी थरथराते होंठों से मंत्र जैसा कुछ बुदबुदा रही थी। उनकी आंखें कभी तालाब पर टिकती, कभी केदारू पर। काली पसरी 20 साल की खामोशी लेकर आई है। ये सिर्फ मछली नहीं, ये तालाब का दर्द है। अगर केदारू इसे पकड़ लेंगे तो एक कहानी खत्म होगी, अगर नहीं तो एक और कहानी शुरू होगी। उनकी बात हवा में ऐसे तैर गई जैसे कोई भविष्यवाणी कही गई हो। जैसे जैसे रस्सी पर खिंचाव बढ़ रहा था, बलदेव ने अपनी कमर से एक लंबा मजबूत बांस का डंडा निकाला। ये क्या है? मीरा ने पूछा। बलदेव ने रहस्यमय स्वर में कहा, 20 साल पुरानी गलती फिर न दोहर जाए, इसके लिए मैंने भी तैयारी की है। टोपी ने डरते हुए कहा, क्या आप काली पसरी से लड़ने वाले हो? बलदेव मुस्कुराए। लड़ाई मछली से नहीं होती बच्चे, लड़ाई किस्मत से होती है। उन्होंने बांस को पानी में डुबोया और उसकी नोक से तालाब की गहराई नापने लगे। अचानक बांस धड़ाम से नीचे की ओर खिंच गया। बलदेव का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने मुश्किल से बांस को वापस खींचा। नोक पर काले कठोर शल्क लगे हुए थे, जैसे लोहे की प्लेटें। मीरा हांफ कर बोली, ये क्या है? बलदेव फुसफुसाए, ये काली पसरी की त्वचा है, लोहे जैसी, और इतनी मोटी कि कोई भाले की नोक भी नहीं चुभे। अब भीड़ में सिहरन फैल गई। रस्सी खींचती जा रही थी। जाल पानी के भीतर किसी विशाल प्राणी के साथ
तूफान की तरह संघर्ष कर रहा था। केदारू की आंखें भर आईं। उन्होंने मन ही मन कहा, शंभू, आज मैं वादा निभाऊंगा। या तो ये कहानी खत्म होगी या मैं भी उसी गहराई में आऊंगा। बलदेव ने दहाड़ कर कहा, केदारू, खुद को मत भूलो। शंभू गया था पर तुम अब भी जिंदा हो। केदारू चिल्लाए, शंभू मेरे साथ था, उसकी मौत मेरी गलती थी। आज मैं उस गलती को खत्म करूंगा। मीरा रो पड़ी। दादा, ऐसा मत कहिए। टोपी दहशत में चिल्लाया, दादा छोड़ दो ना। लेकिन रस्सी अब दोनों बूढ़ों की शक्ति से आगे तालाब की शक्ति पर चल रही थी। हवा रुक गई, धुंध ठहर गई, भीड़ ने सांसें रोक ली और फिर तालाब के भीतर से एक इतना भारी झटका आया कि पूरा किनारा हिल गया। लोग पीछे गिरते गिरते बचे। कुछ के हाथों से डंडे छूट गए। हनुमंत की दुकान का भगोना उलट गया। मंदिर की घंटी खुद ब खुद बज उठी। रस्सी ऐसे कांप रही थी जैसे किसी दानव ने उसे मुंह में दबा रखा हो। बलदेव और केदारू दोनों चिल्लाए, पकड़ो। मीरा ने रस्सी पकड़ी, टोपी ने मीरा को पकड़ा। भय, शक्ति, जिद और किस्मत सब एक साथ एक ही रस्सी में बंध गए थे। और तभी पानी की सतह के बेहद करीब एक विशाल काली आकृति एक सेकंड के लिए उभरी। इतनी बड़ी, इतनी भारी, इतनी दंतकथा जैसी कि भीड़ की चीखें धुंध को चीरती चली गईं। काली पसरी, जैसे कोई पुराना देवता या पुराना अभिशाप पानी से बाहर झांक रहा हो। उसके चमकते काले शल्क लोहे की तरह चमक रहे थे। आंखें पीली थीं, गहरी, थकी हुई, लेकिन चेतावनी से भरी। और फिर वह एक जोरदार छल्ला बनाकर फिर नीचे गहराई में उतर गई। रस्सी हाथों से छूटने लगी, जाल टूटने की आवाज आने लगी। केदारू काका गरज कर बोले, रस्सी मत छोड़ना, यही तो हमारी 20 साल की कहानी है। जैसे ही काली पसरी की विशाल आकृति एक झटके में फिर से पानी के भीतर समा गई। तालाब की सतह पहले कभी न देखी गई तरह उथल पुथल करने लगी। पानी में तेज लहरें, किनारों तक उछलती बूंदें और हवा में एक भारी धातु जैसी गंध, मानो कहीं गहराई में प्रकृति किसी ऐसे रहस्य को जगाने लगी हो जिसे सालों से छुपाया गया था। सरजू पटेल चीख पड़े, सब लोग पीछे हटो, तालाब में कुछ बड़ा हो रहा है। लेकिन अब पीछे हटना आसान नहीं था। तालाब बुला रहा था अपनी खोई हुई कहानी को अधूरे अध्याय से पूरा करने के लिए। धीरे धीरे आसमान का रंग बदलने लगा। धुंध में अचानक हल्का सा आसमानी नीला चमका और फिर वह रंग स्लेटी, फिर गाढ़ा धूसर और अंत में लगभग काला हो गया। मीरा ने कांपते हुए आसमान की ओर देखा। दादा देखिए, आसमान क्यों बदल रहा है? केदारू काका ने मन ही मन कहा। तालाब का स्वभाव मौसम में भी उतर आता है बच्ची। जब काली पसरी जागती है तो हवा भी बेचैन हो जाती है। हवा के झोंके अब ज्यादा तीखे, ज्यादा तेज और ज्यादा ठंडे हो गए। पीपल का पेड़ अचानक जोर जोर से हिलने लगा। उसकी शाखाएं एक दूसरे से टकराकर ऐसी आवाजें कर रही थीं जैसे कोई अदृश्य प्राणी उनमें भाग रहा हो। तुलसी बुआ पीपल के नीचे उठकर खड़ी हुई। उनकी आंखें फटी हुई थीं और होंठ कांप रहे थे। केदारू, मैंने तुम्हें पहले ही चेताया था, ये सिर्फ मछली नहीं है, ये तालाब की रूह है। 20 साल बाद आज उसने अपना हिसाब मांगना शुरू कर दिया है। मीरा घबरा कर उनके पास गई। बुआ, क्या दादा को कुछ होगा? तुलसी, बुआ ने धीरे धीरे मीरा का हाथ पकड़ा। अगर तुम दादा के साथ खड़ी हो तो शायद नहीं, लेकिन अगर केदारू अकेले हो गए तो आज का दिन उनका आखिरी दिन भी हो सकता है। मीरा का दिल रुक सा गया। उसने आंसू रोकने की कोशिश की, लेकिन डर उसके चेहरे पर साफ उतर आया। बलदेव साहनी, जो इतने सालों से तालाब से दूरी बनाए हुए थे, अब पानी के ठीक किनारे पर खड़े थे। उनके हाथों में वही मजबूत बांस था जिससे वे गहराई नापते थे, लेकिन आज
उसमें एक नया इरादा था, डर को खत्म करने का। बलदेव चिल्लाए, केदारू, अगर तू आज पीछे नहीं हटेगा तो मैं भी नहीं हटूंगा। केदारू ने पसीने और ठंड से कांपते हाथ से रस्सी पकड़ी। मैं आज पीछे हटने नहीं आया था बलदेवा, तू डरता था इसलिए मैं अकेला लड़ता रहा। बलदेव गरजे, आज नहीं डरूंगा, आज हम दोनों एक साथ लड़ेंगे। उन दो बूढ़े मछुआरों की आवाज धुंध, हवा और तालाब सभी को चीर कर निकल गई। अचानक पानी के भीतर से एक भारी गर्जन जैसी आवाज आई। तालाब की सतह उठने लगी, मानो कोई गहरे से पानी को धक्का देकर ऊपर आ रहा हो। गेंद जैसे गोल छल्ले तेजी से बनते और टूटते जा रहे थे। सरजू पटेल का चेहरा सफेद पड़ गया। अरे ये क्या हो रहा है? इससे बड़ा जीव तो तालाब में कभी ना देखा। हनुमंत चाय छोड़कर भागा। दूर खड़े बच्चे रोने लगे। कुत्ते भौंकते हुए गांव की ओर भाग गए और तभी एक बिजली चमकी। आसमान चीर कर उसकी चमक तालाब पर पड़ी और काली पसरी की परछाई 2 सेकंड के लिए साफ साफ दिखाई दी। वह विशाल थी, लोहे जैसी त्वचा वाली, आंखें पीली और शरीर किसी पुरानी दंत कथा जैसा, जैसे कोई प्राचीन पहरा अब टूटने वाला हो। मीरा के हाथ ठंड से सुन्न हो रहे थे। उसने दादा की धोती पकड़कर कहा, दादा चलिए घर, मुझे डर लग रहा है, तूफान भी आने वाला है। केदारू ने उसके गाल पर हाथ रखा। मीरा, डरना मत। जब इंसान का दिल साफ होता है ना, तो प्रकृति भी उसका साथ देती है। मीरा रोते हुए बोली, लेकिन दादा, अगर आपको कुछ हो गया तो? केदारू ने उसके आंसू पोंछे। बच्ची, कुछ कहानियां तब तक पूरी नहीं होती जब तक इंसान अपने डर से आगे ना बढ़े। उस पल मीरा ने अपने दादा को पहली बार हीरो की तरह देखा, एक ऐसे आदमी की तरह जो 20 साल पुरानी कहानी आज पूरा करने को तैयार था। अचानक रस्सी में इतनी ताकत भरकर खिंचाव हुआ कि केदारू और बलदेव दोनों जमीन पर घुटनों के बल जा गिरे। भीड़ चीख उठी, अरे संभालो, जाल टूटने वाला है। रस्सी से धुआं सा उठने लगा। इतना तेज खिंचाव था, जलते हुए धागों की गंध हवा में फैल गई। बलदेव चिल्लाए, पकड़ो, अगर ये छूट गई तो कहानी खत्म। दोनों बूढ़े मछुआरे अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। मीरा भी रस्सी पकड़ने झुकी, पर केदारू ने चीख कर कहा, नहीं, तू पीछे हट। टोपी डर से कांपा कर रो पड़ा। तुलसी बुआ मंत्र पढ़ने लगी। पंडित मुकुंद ने घंटी बजा दी। हवा की गति तेज हो गई और फिर तालाब के भीतर से सबसे भारी झटका आया, इतना बड़ा कि हर किसी का दिल रुक गया। जाल या तो आज टूटने वाला था या इतिहास बनने वाला था। एक जोरदार गरज हुई, आसमान झटक कर खुल गया। बिजली तालाब के पास गिरी, चमक इतनी तेज कि हर किसी की आंखें बंद हो गईं। जब रोशनी कम हुई तो काली पसरी की विशाल परछाई तालाब के अधूरे उफान के बीच 2 सेकंड के लिए पूरी तरह सतह के ऊपर दिखाई दी। लेप जैसी काली त्वचा, लोहे जैसे शल्क, गहरी पीली आंखें और विशाल देह, जैसे किसी पुरानी लोक कथा का जीव आज सजीव हो उठा हो। मीरा चिल्लाई, दादा। केदारू गरजे, आज कहानी पूरी होगी। और तूफान पूरी ताकत से तालाब और आसमान दोनों को चीरने लगा। तालाब के ऊपर उठे तूफान की गर्जना अब किसी साधारण मौसम की नहीं लग रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो तालाब के भीतर कोई प्राचीन शक्ति सदियों की नींद से जाग उठी हो और आज उसका सामना इंसानों से होना तय हो गया हो। जाल में फंसी काली पसरी की हलचल इतनी प्रबल थी कि रस्सी में से धुआं सा उठ रहा था। धागों की घर्षण की गंध हवा में फैलकर हर किसी के दिल में एक ही सवाल उठा रही थी, क्या आज जाल टूट जाएगा या किसी की किस्मत? तालाब की सतह अचानक गोलाकार घूमने लगी, धीरे धीरे, फिर तेज और फिर इतनी तेज कि सारा पानी मानो एक विशाल भंवर में तब्दील होने लगा। लोग चीख कर पीछे हटे। एक बूढ़ा आदमी चिल्लाया,
अरे भागो, ऐसा भंवर तो मैंने कभी ना देखा। हनुमंत ने लड़खड़ाते हुए कहा, यह भंवर काली पसरी के ऊपर आता है। आज तो सचमुच दैत्य जाग गया। पीपल के पत्ते बिना हवा के भी कांपने लगे। मंदिर की घंटी अपने आप हिलने लगी। तालाब के नीचे कुछ विशाल करवट ले रहा था। रस्सी अब इतनी जोर से खींच रही थी कि धरती भी साथ में कांपती प्रतीत होती। केदारू काका जमीन पर घुटनों के बल जमे हुए थे, पर उनका चेहरा किसी योद्धा की तरह अडिग था। बलदेव साहनी पूरा शरीर तान कर रस्सी दबोचे हुए थे। उनकी आंखों में डर और साहस दोनों की आग जल रही थी। बलदेव गरजे, केदारू, अगर हमने आज इसे छोड़ दिया तो यह फिर 20 साल और छुपी रहेगी। केदारू चिल्लाए, आज इसे छूटने नहीं दूंगा। आज शंभू की आत्मा को जवाब मिलेगा। मीरा तेज तेज सांसों के साथ दोनों को पकड़ने दौड़ी। दादा, पीछे हटिए, यह खतरनाक है। केदारू ने सिर हिलाया। मीरा, यह सिर्फ मेरी कहानी नहीं, तुम्हारे खून की कहानी भी है। मीरा के आंसू बह निकले, पर वह पीछे नहीं हटी। तुलसी बुआ धीरे धीरे उठकर तालाब के करीब आई। उनकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा चमक रही थीं, जैसे वह पानी के अंदर छिपी अदृश्य परछाइयों को स्पष्ट देख सकती हो। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, केदारू, ध्यान रखना, काली पसरी सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मा से लड़ती है। लोगों ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा, पर तुलसी बुआ की आंखें किसी अदृश्य चेतावनी से भरी थीं। अचानक तालाब के नीचे से एक गहरी, लंबी, धरती चीर देने वाली गरज उठी। ऐसी आवाज जो इंसान की हड्डियों तक कंपी भेज दे। पानी उफन कर उठा, चारों ओर बिखर गया। लोग जमीन पर गिरते गिरते बचे, और फिर पहली बार काली पसरी पूरी शक्ति से जाल को खींचने लगी। रस्सी केदारू और बलदेव के हाथों से छूटने लगी। घर्षण से धुआं उठ रहा था। मीरा के हाथ जल गए। टोपी डर के मारे मिट्टी में बैठ गया। बलदेव गरजे, रस्सी मत छोड़ना, वरना सब खत्म। केदारू चिल्लाए, आज मैं नहीं छोड़ूंगा। 20 साल की कहानी आज पूरी होगी। और फिर भंवर के मध्य अचानक पानी फट गया। एक विशाल, काली, लोहे जैसी आकृति पानी के ऊपर उछली। उसका आधा शरीर एक पल के लिए सूरज की हल्की किरणों में चमका। काले शल्क, चौड़ी पीठ, लंबा शरीर और आंखें पीली और जली हुई, जैसे किसी आत्मा की आंखें जो बहुत समय से कैद में रही हों। काली पसरी का आकार ऐसा था कि भीड़ चीखते हुए पीछे हट गई। तुलसी बुआ फुसफुसाई, अरे राम, ये तो देवता की सजा जैसी है। काली पसरी पहली बार पूरी शक्ति से जाल को अपने शरीर से झटका देने लगी। रस्सी में तेज कंपन उठा, धागे टूटने लगे, जाल के छल्ले खींचकर लंबा हो गए। बलदेव चिल्लाए, केदारू, ये जाल फटने वाला है। केदारू पसीने से भीगे हुए थे। फटने दो, पर पहले इसका चेहरा दुनिया को दिखा दो। पानी का भंवर और तेज घूमने लगा। जाल खींचकर काली पसरी की रीढ़ पर अटक गया। उसकी गर्जना से पूरा तालाब कांप उठा। मीरा डर से चीख पड़ी, दादा, मत छोड़ना। केदारू ने चीख कर कहा, आज नहीं, आज नहीं। अचानक इतना भारी खिंचाव आया कि रस्सी सबके हाथों से कुछ इंच दूर छूटने लगी। बलदेव ने दांत भींचकर पकड़ लिया। केदारू ने पूरी शक्ति लगा दी। मीरा ने दोनों की कमर पकड़ ली। टोपी ने मीरा को पकड़ लिया और भीड़ विस्मय में देखती रह गई। फिर काली पसरी पूरी तरह सतह के ऊपर उठी। वह दृश्य ऐसा था जैसे दंत कथाओं का जीवाज सच हो गया हो। उसकी पीठ पर टूटे जाल के धागे, लोहे जैसे शल्कों पर चमकती रोशनी और आंखों में सदियों की थकान और क्रोध। भीड़ का खून जम गया और अगले ही पल काली पसरी ने पूरे तालाब को इतनी जोर से झटका दे मारा कि पानी का बड़ा उफान उठा और किनारे तक पहुंच गया। लोग गिर पड़े। हनुमंत की दुकान बह गई। मंदिर की घंटी लगातार बजने लगी।
तुलसी बुआ जमीन पर बैठ गई। सरजू पटेल दहशत में कांप गए और रस्सी इतनी जोर से खींची कि लगता था या तो वक़्त टूटेगा या कहानी। तालाब की सतह पर से काली पसरी के उछलते ही पूरा वातावरण जैसे स्थिर हो गया। हवा रुक गई, धुंध ठहर गई, कुत्ते भौंकना बंद कर गए। मंदिर की घंटी लगातार झूलते झूलते एक पल के लिए थम गई और तालाब के किनारे खड़े हर इंसान ने अपने फेफड़ों में भरी सांस रोक ली। जिस क्षण सब कुछ रुका, उसी क्षण हुआ कहानी का सबसे बड़ा विस्फोट। काली पसरी ने अपनी विशाल पूंछ ऐसे मारी कि जाल में जोरदार झटका लगा। सस जाल की रस्सियां घर्षण से गर्म हो उठी। छटाक, पहली गांठ टूटी। मीरा चीख पड़ी, दादा, जाल टूट रहा है। केदारू की आंखें पसीने से भर गईं, पर आवाज अटक थी। मीरा, पीछे मत हटना। बलदेव ने गरज कर कहा, रस्सी कस कस, वरना ये आज हाथ से निकल जाएगी। रस्सी के रेशे इतनी तेजी से छिल रहे थे कि लगता था मानो किसी आग से गुजारे जा रहे हों। तालाब की गहराई में काली पसरी ने पूरा बल लगाया, जैसे उसे भी समझ आ गया हो कि आज यह लड़ाई साधारण नहीं है। हनुमंत अपनी दुकान छोड़कर पीछे भागा। अरे भागो, तालाब आज टूटा जा रहा है। काली पसरी तो राक्षस निकली। महिलाएं बच्चों को लेकर पीछे भागी। बुजुर्गों के हाथ कांपने लगे। कुछ लोग पेड़ के पीछे छिप गए। सरजू पटेल दहशत में चिल्लाए, कोई केदारू के पास मत जाओ, बहुत खतरनाक है। पर वे खुद भी एक कदम आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। तुलसी बुआ अचानक जमीन पर घुटने टेक कर चिल्लाईं, ओ भगवान, आज का दिन सिर्फ मछली पकड़ने का नहीं, बल्कि आत्माओं का फैसला है। उनकी झुर्रीदार आंखों में अजीब सी चमक थी, डर भी, ज्ञान भी और बीते अपराधों का बोझ भी। उन्होंने तालाब की ओर उंगली उठाई। काली पसरी सिर्फ एक जीव नहीं है, वह उन सब चीजों की रखवाली है जिन्हें इंसानों ने न समझा, न माना, न सम्मान दिया। उनके शब्द भीड़ को और डरा गए। तालाब के केंद्र में भंवर फटना शुरू हो गया। काली पसरी का शरीर पानी के बीचों बीच लहराते हुए उठ रहा था, जैसे कोई किला पानी से बाहर आ रहा हो। धड़ाम, जाल फिर खिंचा। इस बार रस्सी से चिंगारियां बन निकली। केदारू की सांसें तेज हो गईं। बलदेव का चेहरा लाल और मीरा के छोटे हाथ जोर से जलने लगे। टोपी डर के मारे रोते रोते बोला, दीदी, रस्सी छोड़ दो ना, दादा गिर जाएंगे। मीरा आंखें बंद करके बोली, यदि दादा छोड़ देंगे तो उनका जीवन भर का डर कभी नहीं छूटेगा टोपी। उसकी आवाज डर और विश्वास दोनों से भरी थी। शोर, तूफान, लहरों और खिंचाव के बीच बलदेव अचानक केदारू से बोले, केदारू, मुझे आज तुम्हें सच बताना है। जिस रात शंभू गिरा था, मैंने उसका हाथ पूरा पकड़ा ही नहीं था। केदारू स्तब्ध रह गए। क्या? बलदेव की आंखों में आंसू भर आए। मुझे डर लग गया था। काली पसरी की आंखें ऐसी थीं कि मैं डर गया और छोड़ दिया। यह सुनकर मीरा का दिल थम गया। केदरू के हाथ एक पल के लिए ढीले पड़ गए। रस्सी लगभग छूट गई, पर अगले ही क्षण काली पसरी ने एक इतनी जोर की खिंचाई मारी कि केदारू गिरते गिरते बचे। बलदेव चिल्लाए, माफ कर दे, मैंने उस रात तुम्हें और शंभू को धोखा दिया। आज मैं उसी को सुधरने आया हूं। उसके शब्द तूफान के बीच भी गूंजते सुनाई दे रहे थे। तालाब के ऊपर पानी का विशाल उफान उठा और एक जोरदार आवाज के साथ जाल का केंद्र फट गया। छर्राक, भीड़ चीख उठी। कुछ लोग जमीन पर गिर गए। फटे हुए हिस्से से डोरी के रेशे उड़ने लगे। किसी के कपड़ों पर चिपक गए, किसी के चेहरे पर कट लग गया। मीरा रो पड़ी, दादा, जाल टूट रहा है। केदारू काका के चेहरे पर दर्द नहीं, एक संकल्प था। उन्होंने दहाड़ कर कहा, फटने दो,
अगर किस्मत में काली पसरी लिखी है तो फटा जाल भी उसे नहीं रोक सकता। बलदेव गरजे, आज जाल नहीं, हमारा भरोसा काम आएगा। और दोनों ने फटे जाल को अपनी ढेरों पुरानी चोटों के बावजूद और कसकर थाम लिया। तालाब की सतह अचानक शांत हो गई। पूरा तूफान एक झटके में जैसे थम गया। आसमान भी रुक गया। धुंध अचानक साइड में हट गई और फटे जाल के नीचे से पानी की सतह पर कुछ हल्का धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। वह काली पसरी का शरीर नहीं था, वह कुछ और था, कुछ जो 20 साल से कहानी में दफन था। मीरा चीख पड़ी, वो क्या है? और जैसे ही वह परछाई सतह पर आई, केदारू का दिल धड़कना बंद सा हो गया। बलदेव पीछे हट गए। तुलसी बुआ ने मुंह ढक लिया। टोपी डर से जमीन पर बैठ गया, क्योंकि तालाब की गहराई से एक फटा हुआ जंग लगा पुराना लकड़ी का टुकड़ा ऊपर आया था और उस पर कुछ लिखा था, शंभू। केदारू की आंखों से आंसू बह निकले। बलदेव कांप गए और कहानी का सबसे बड़ा भावनात्मक मोड़ अब शुरू हो चुका था। तालाब से ऊपर आया वह पुराना जंग लगा लकड़ी का टुकड़ा, जिस पर धुंधली सी लिपि में लिखा था, शंभू। उसके दिखाई देते ही पूरा वातावरण पहली बार काली पसरी की दहशत से ज्यादा मानवीय दर्द से भर गया। केदारू काका, जिन्होंने 20 साल तक अपने दिल में सैकड़ों तूफान दबाए रखे थे, उनके हाथ उस लकड़ी के टुकड़े को छूते ही कंपा उठे। बलदेव की आंखें फैल गईं। मीरा की सांस रुक गई। टोपी रोते हुए मीरा से चिपक गया। सरजू पटेल की आंखें भर आईं और तुलसी बुआ उनकी कमर झुककर और ज्यादा झुक गई, जैसे ये दृश्य उनकी आत्मा को भीतर तक चीर गया हो। केदारू ने लकड़ी को पलटा। उसके दूसरी तरफ गहरे खरोंचों में उकेरा गया था, अगर मैं ना लौट पाऊं। वाक्य अधूरा था, जैसे पानी ने भी उसे पढ़ते पढ़ते किसी दर्द से रोका हो। केदारू की आंखों से 2 आंसू टपके और तालाब की सतह पर गिरते ही लहरों में घुल गए, मानो तालाब ने उन्हें चुपचाप स्वीकार कर लिया हो। मीरा कांपते स्वर में बोली, दादा, ये शंभू मामा की नाव का हिस्सा होगा? केदारू ने सिर हिलाया। हाँ बच्ची, ये उसी नाव का टुकड़ा है जिसमें वह उस रात गिरा था। बलदेव की आंखें लाल हो गईं। तो इसका मतलब हम सही थे। शंभू को किसी ने खींचा नहीं था, उसने खुद। बलदेव की आवाज टूट गई। तुलसी बुआ धीरे धीरे आगे बढ़ी। उनकी झुर्रियों वाला चेहरा तूफान जितना थका हुआ था और पानी जितना शांत। उनका कमजोर हाथ लकड़ी के टुकड़े पर गया, जैसे वे किसी शापित पुरानी याद को पहली बार छू रही हों। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, ये नाव, ये लकड़ी, ये शब्द सिर्फ शंभू के नहीं हैं, ये मेरे भी हैं। भीड़ चौंक गई। मीरा ने आश्चर्य से पूछा, आपके? बुआ, इसका मतलब क्या है? तुलसी बुआ की आंखें नम हो गईं। मीरा, शंभू सिर्फ तुम्हारे दादा का रिश्तेदार नहीं था, वह मेरा बेटा था। केदारू, बलदेव, सरजू, कोई भी इस सच पर तुरंत विश्वास नहीं कर पाया। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। मीरा ने मुंह पर हाथ रख लिया। क्या? शंभू आपका? तुलसी बुआ ने धीरे से हिलाया। हाँ, वह मेरा इकलौता बेटा था। हवा हल्की हो गई। तूफान कुछ देर शांत हुआ, मानो प्रकृति भी इस सच्चाई को सुनना चाहती हो। तुलसी बुआ धीरे धीरे बैठ गई, जैसे उनके कंधों से 20 साल पुराना बोझ ढह गया हो। 20 साल पहले शंभू अभी जवान था, उम्र छोटी थी, सपने बड़े थे। उस दिन पुस की रात वह पहली बार केदारू और बलदेव के साथ गहरे तालाब में नाव लेकर गया। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी, पर शंभू बोला, अम्मा, मैं अपनी पहली बड़ी मछली लाकर दिखाऊंगा। तुलसी बुआ की आवाज टूट गई। वह रात मेरी आंखों के सामने है। वह नाव गई, तूफान उठा और फिर उन्होंने तालाब की ओर देखा। मैंने उसका शरीर कभी नहीं पाया।
केदारू ने बताया कि काली पसरी के कारण वह गिरा। बलदेव डर गया। गांव ने कहा तालाब ने मांगा, और मैंने 20 साल तक अपने बेटे का नाम अपने दिल में जिंदा रखा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। आज उसकी नाव का टुकड़ा मेरे सामने आया है। आज तालाब 20 साल पुराना गुनाह और 20 साल पुराना प्यार दोनों लौट आ रहा है। बलदेव ने कांपते हुए तुलसी बुआ के सामने घुटने टेक दी। बुआ, अगर उस रात में जरा भी हिम्मत दिखा देता तो शायद शंभू बच जाता। तुलसी बुआ ने उसका चेहरा देखा। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं, दर्द और ममता दोनों थे। नहीं बलदेवा, तू बच्चा था, डर गया था। डर इंसान को दोषी नहीं बनाता, भागना दोषी बनाता है। पर तू आज यहां खड़ा है, जाल पकड़े खड़ा है। आज तू भागा नहीं, आज तूने अपनी गलती सुधार दी। बलदेव की आंखों से आंसू बह निकले। केदारू काका लकड़ी के उस टुकड़े को अपनी छाती से लगाए रो रहे थे। शंभू, मैंने तुझे वादा किया था, मैं तुझे वापस लाऊंगा। आज तालाब ने तेरा निशान वापस दे दिया। मीरा उनके पास बैठ गई। उसने दादा के आंसू पोंछे। दादा, शंभू मामा आज भी आप पर गर्व कर रहे होंगे। केदारू ने मीरा का हाथ कसकर पकड़ा। बच्ची, आज मैं हारा नहीं हूं, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। काली पसरी आज भी नीचे है, और शंभू की आखिरी बात अधूरी है। मैं यह लड़ाई छोड़ नहीं सकता। अचानक तालाब की सतह पर एक और बड़ा कंपन उठा। यह कंपन डर का संकेत नहीं, चेतावनी जैसा था, जैसे काली पसरी भी यह सच्चाई सुन रही हो और उसका जवाब देने वाली हो। भंवर फिर बनने लगा, लहरें तेज होने लगी, पानी उछलने लगा। तुलसी बुआ ने चिल्लाकर कहा, अब फैसला होगा, यह तालाब अब अपना अंतिम रूप दिखाएगा। मीरा ने दादा को कसकर पकड़ा। टोपी ने मीरा का हाथ थामा। बलदेव फिर से रस्सी पकड़कर तैयार हो गया। सरजू पटेल कांपते हुए खड़े रहे। पंडित मुकुंद ने मंत्र ऊंचे स्वर में पढ़ना शुरू किया, और तालाब तूफान की तरह उबलने लगा। तालाब का भंवर अब किसी साधारण हलचल जैसा नहीं था। पूरा पानी एक विशाल घूमते दानव की तरह करवट ले रहा था। काली पसरी की परछाई धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी। उसकी रीढ़, उसके लोहे जैसे शल्क, उसकी चमकती पीली आंखें सच्चाई, भय और किसी पुराने अधूरे दर्द का मिश्रण थी। हवा तेज हो गई। तालाब के ऊपर काले बादलों का एक गोलाकार घेरा बन गया, जैसे तूफान आज यहीं जन्म ले रहा हो। मीरा दादा की धोती पकड़कर खड़ी थी। उसके हाथ कांप रहे थे, पर उसकी आंखों में एक ऐसी दृढ़ता थी जिसने केदारू को भी एक पल के लिए शांत कर दिया। दादा, अगर ये आपकी आखिरी लड़ाई है तो मैं आपके साथ रहूंगी, पर वादा कीजिए आप मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। केदारू ने उसका चेहरा थाम लिया। मीरा, आज हम 3 लड़ रहे हैं, मैं, तू और बलदेव। जो भी होगा एक साथ होगा। टोपी रोते हुए मीरा से चिपका। मैं भी यहां रहूंगा दीदी। मीरा ने उसे गले लगा लिया। हम सब साथ हैं, समझा? बलदेव आगे आया। केदारू, आज हम ना डरेंगे ना भागेंगे। ये आखिरी फेंक हम दोनों की है। 2 बूढ़े मछुआरे धुंध और तूफान में एक साथ खड़े थे। उनकी रगों में 20 साल पुरानी कहानी का बोझ, और आज उसे खत्म करने की शक्ति। पंडित मुकुंद घंटी बजाते हुए तेज स्वर में मंत्र पढ़ने लगे। एयूएम नमः जलदेव्याय, एयूएम नमः प्राणदेव्याय। उनके मंत्रों की गूंज तालाब की सतह पर गिरने लगी, और पहली बार काली पसरी की परछाई कुछ पल के लिए स्थिर हो गई। तुलसी बुआ गहरी सांस लेते हुए बोली, केदारू, मेरे बेटे को आज शांति मिलेगी या तूफान और गहरा होगा, ये आज इस आखिरी फेंक पर निर्भर है। उनकी आवाज में एक मां की पीड़ा और एक साध्वी की बुद्धि दोनों मिलकर बोल रही थी। केदारू ने अपना सबसे पुराना, सबसे कीमती और सबसे मजबूत जाल उठाया।
वह जाल उनकी जवानी की याद था, उनके पहले प्रेम की निशानी, उनके संघर्षों की पुकार और शंभू की याद का सबसे गहरा प्रतीक। उसकी रस्सियां पुराने सिंदूर से सनी थीं। गांठों में वक्त की थकान नहीं, बल्कि प्रतिज्ञा थी। बलदेव ने गहरी सांस ली। आज इसे फेंक ऐसा जैसे ये आखिरी बार है। केदारू मुस्कुराए। क्योंकि ये सचमुच आखिरी बार है बलदेवा। मीरा ने दादा का हाथ पकड़ा। दादा, ये फेंक सिर्फ आपकी नहीं है, हम सबकी है। और काली पसरी सिर्फ मछली नहीं, हमारी कहानी का अंतिम पन्ना है। केदारू ने सिर हिलाया। हां बच्ची, यही पन्ना हम लिखने जा रहे हैं। केदारू ने जाल ऊंचाई तक उठाया। उनकी सांसें भारी थीं, पर आंखें स्थिर थीं। बलदेव ने रस्सी की गांठें थाम ली। वह तैयार था। मीरा ने दोनों हाथों से जाल का किनारा पकड़ा। वह तैयार थी। टोपी ने पीछे खड़े होकर हाथ जोड़े। वह भी तैयार था। और जब सब तैयार थे, वक्त भी तैयार था। केदारू ने आखिरी बार आसमान की ओर देखा, जैसे शंभू से कह रहे हों, आज तेरा हिसाब पूरा होगा बेटा। और फिर जाल हवा में उड़ा। धीमी गति में घूमता, तूफान की हवा को चीरता, धुंध को काटता और काली पसरी की पीठ पर सीधे गिरता चला गया। वह फेंक इतनी सुंदर, इतनी सटीक, इतनी भावनाओं से भरी थी कि भीड़ की आंखें नम हो गईं। जाल के गिरते ही तालाब गरज उठा। भंवर इतना तेज हो गया कि पानी किनारे तक उछलने लगा। आसमान में बिजली चमकने लगी। काली पसरी पहली बार खुद को आजाद कराने की कोशिश में पूरी ताकत लगा रही थी। उसका विशाल शरीर पानी को दाएं बाएं फाड़ रहा था। उसकी पूंछ जाल को फाड़ने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखें मानो कह रही थीं, इंसान, तू कौन होता है मेरी कथा रोकने वाला। पर आज काली पसरी अकेली नहीं थी। जाल में फंसी भीगती सिंदूरी गांठें, बलदेव की कसती मुट्ठियां, मीरा के कांपते हाथ, टोपी की पुकार, तुलसी बुआ की प्रार्थना और केदारू की 20 साल पुरानी प्रतिज्ञा, सब उस जाल में उतर चुके थे। काली पसरी ने इतनी जोर की खिंचाई मारी कि जाल का आधा हिस्सा दो तरफ फट गया। भीड़ चीख उठी, जाल टूट गया, अब कुछ नहीं होगा। पर तभी केदारू ने चीख मारी, नहीं, ये जाल नहीं, मेरे हाथों की कहानी है। उन्होंने फटे जाल को अपने दोनों हाथों से फिर से थामा। बलदेव ने रस्सी में कमर लपेट ली। मीरा ने दादा को पीछे से पकड़ लिया। टोपी ने मीरा को पकड़ा और यह 4 लोगों की श्रृंखला काली पसरी की शक्ति से टकराने को तैयार थी। तालाब में इतना भारी कंपन उठा कि लगा पृथ्वी भी कांप रही है। और फिर काली पसरी धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। एक क्षण ऐसा आया जब पूरा तालाब एकदम शांत हो गया। काली पसरी पानी के ठीक नीचे स्थिर हो गई। उसकी पीली आंखें केदारू को देख रही थीं। नफरत नहीं थी उनमें, एक अजीब सी थकावट थी, जैसे वह कह रही हो, तुम अपनी कहानी पूरी कर रहे हो और मैं अपनी। और तभी जाल 2 हिस्सों में फट गया। लोगों ने चीख मार दी। तालाब ने गहराई से एक और गर्जना निकाली। हवा फिर से तेज बहने लगी। आसमान में बिजली चमकी और काली पसरी एक अंतिम छल्ला बनाकर पूरी गहराई में डूब गई। इतनी गहराई में कि उसे सिर्फ वही देख सकते थे जो कहानी से बंधे हों। दादा! मीरा चीख पड़ी। केदारू हाँफ रहे थे। उनके हाथ कांप रहे थे। फटा हुआ जाल उनकी मुट्ठियों में धीरे धीरे ढह रहा था। काली पसरी के पानी में समाते ही तालाब का उफान धीरे धीरे शांत होने लगा। भंवर टूट गया, लहरें थम गईं और हवा पहली बार पूरी तरह स्थिर हो गई। ऐसा लग रहा था मानो तालाब ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया हो। पूरे गांव ने अपनी सांस रोक रखी थी। कानों में सिर्फ टपकते पानी की आवाज थी जो फटे जाल से टपक रहा था। और फिर एक पल में सारी नजरें केदारू पर टिक गईं। केदारू काका घुटनों के बल बैठ गए। उनकी हथेलियों में फटे जाल के टुकड़े थे, कुछ गीले, कुछ सिंदूर से सने, कुछ
शंभू की यादों से भरे। उनके हाथ कांप रहे थे, पर चेहरा पहली बार शांत था। मीरा उनके पास बैठ गई। उसने दादा का हाथ पकड़कर कहा, दादा, हम हार गए। केदारू ने धीरे से मुस्कुराया। वह मुस्कुराहट 20 साल के आंसुओं से जन्मी थी। नहीं मीरा, आज मैं हार कर भी जीत गया हूं। मीरा समझ ना पाई। कैसे दादा? केदारू ने तालाब की ओर देखा। काली पसरी ने मुझे आज वही दिया है जो मैं ढूंढ रहा था, शांति। उसकी आवाज थकी हुई लेकिन हल्की थी, मानो कोई बोझ उतर चुका हो। तुलसी बुआ आगे आई। उनकी आंखों में आंसू थे, पर होंठों पर हल्की सी शांति। केदारू, शंभू को जो चाहिए था वह आज मिल गया। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। केदारू ने सिर झुकाया। तुलसी बुआ बोली, शंभू चाहता था कि उसकी गलती किसी के सिर पर न रहे। वह जानता था कि मछली पकड़ने की जिद उसकी थी, तुम दोनों की नहीं। बलदेव की आंखें भर आईं। तुलसी बुआ ने उसकी तरफ देखा। बलदेवा, तूने उसे गिरते देखा, पर आज तू खड़ा रहा, यही तेरी क्षमा है। बलदेव जमीन पर बैठ गया। बुआ, आज पहली बार मुझे लगा कि शंभू मुझे माफ कर रहा है। बुआ ने उसके सिर पर हाथ रखा। उसका नाम आज तालाब ने लौटाया है, बाकी सब दिल में लौट आएगा। सरजू पटेल मंच पर चढ़े। गले में पुरानी पीतल की सीटी, लेकिन इस बार उसका स्वर कमजोर था। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, गांव वालों, आज की प्रतियोगिता पूरा गांव हार गया या पूरा गांव जीत गया, मैं नहीं जानता। सब चुप रहे। किसी ने बात नहीं की, किसी ने बहस नहीं की। सरजू पटेल ने आगे कहा, जो हुआ वह मछली पकड़ने की कहानी नहीं, वह साहस की, पछतावे की और क्षमा की कहानी है। और यह कहते ही उन्होंने आज पहली बार सीटी बजाने के बजाय उसे उतारकर अपने हाथों में रख लिया, मानो आज का दिन प्रतियोगिता से ऊपर हो। तालाब की सतह पूरी तरह शांत थी। कोई लहर नहीं, कोई आवाज नहीं। पर अचानक मंदिर की घंटी अपने आप हिलने लगी। हल्की हवा चली और तालाब के एक कोने से धीरे धीरे एक छोटा लकड़ी का डिब्बा बहता हुआ किनारे की ओर आने लगा। भीड़ हक्की बक्की रह गई। टोपी चिल्लाया, देखो, कुछ आ रहा है। डिब्बा केदारू के पैरों के पास आ ठहरा। मीरा ने उसे उठाया। लकड़ी गहरी पुरानी थी। डिब्बे पर लिखा था, मां। तुलसी बुआ जोर से कांप गई। उन्होंने डिब्बा खोला। अंदर भीगे कपड़ों में लिपटा एक छोटा सा मिट्टी का दीपक था, वही दीपक जो शंभू हर मछली पकड़ने से पहले जलाया करता था। तुलसी बुआ फूट फूट कर रो पड़ी। ये मेरे शंभू का है, उसने मुझे लौटा दिया। पूरे गांव की आंखें भर आईं। यह वह क्षण था जहां प्रकृति ने अपना निर्णय सुना दिया था। केदारू ने दीपक को अपने हाथ में लिया और तालाब की ओर देखते हुए बोले, मैंने 20 साल काली पसरी से लड़ाई की, सोचा कि शंभू को ले गई, पर नहीं। आज समझ आया, तालाब किसी को लेता नहीं, बस हमें हमारी कमजोरियां दिखाता है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, काली पसरी दुश्मन नहीं थी, वह चौकीदार थी। वह एक कथा की रखवाली करती थी और आज उसने वह कथा हम सबको लौटा दी है। मीरा ने दादा को गले लगाया। टोपी भी लिपट गया। बलदेव उनके बगल में खड़ा था। आंखें भर आई थीं। सूरज धीरे धीरे धुंध के पीछे से निकला। उसकी किरणें तालाब की सतह पर गिरने लगीं। पानी पहली बार किसी दर्पण की तरह चमक रहा था, शांत, निश्चल, गहरा। गांव वाले पीछे हटने लगे, लेकिन हर कदम में एक सम्मान था, तालाब के लिए, काली पसरी के लिए और शंभू की कथा के लिए। तुलसी बुआ मंदिर के सामने दीपक रखकर बोली, अब मेरी आत्मा हल्की है। बलदेव ने केदारू का हाथ पकड़ा। भाई, आज हम दोनों जीत गए। केदारू मुस्कुराए। हां बलदेवा, क्योंकि आज कहानी पूरी हुई है। मीरा ने तालाब की ओर देखा। दादा, अब काली पसरी फिर कभी नहीं आएगी। केदारू एक ने धीरे से कहा, शायद आए, शायद नहीं,
पर अब वह डर नहीं देगी। वह सिर्फ तालाब की एक पुरानी रक्षक रहेगी, जिसने हमें हमारा सच लौटा दिया। उस दिन से बढ़ीपुर में एक नई कहानी सुनाई जाने लगी। काली पसरी किसी को मारती नहीं, वह सिर्फ हमारे भीतर छिपे दर्द को शांति तक पहुंचाती है। और तालाब हमेशा के लिए एक शांत प्रहरी बन गया।